हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जथुरा का छठवां भाग। इसके पहले के 5 भाग आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी नॉवेल्स आपको मिल जाएंगे चैनल पर। यकीन, मोना चौधरी हैरत से भर गई। तुम्हें यह यकीन दिलाना होगा कि मैं मोना चौधरी हूँ। हाँ, क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम पारसनाथ हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। मुझे राधा का फ़ोन आया और उसने बताया कि जगमोहन महाजन को बेहोश करके कंधे पर डालकर ले गया। मैं तुरंत महाजन के घर पहुंची तो बाहर अंधेरे में मैंने जगमोहन को अपने इंतज़ार में पाया। मेरा उससे झगड़ा हुआ। उसने रिवॉल्वर निकालकर मुझे मारना चाहा, लेकिन बाजी पलट गई। वो भाग गया। मैं राधा के पास भीतर पहुंची तो राधा ने मुझे सब कुछ बताया। तब मैंने तुम्हें फ़ोन करके सितारा को राधा के पास भेजने को कहा। सितारा आई तो मैं यहाँ आ गई। अब तुम यहाँ आकर मुझसे सबूत मांग रहे हो कि क्या मैं सच में मोना चौधरी हूँ। पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने घंटा भर पहले मोना चौधरी से बात की है। वो मुंबई में जगमोहन के पास थी। उसके साथ लक्ष्मण दास और सपन चड्डा भी थे। वो 8 बजे की फ़्लाइट से दोनों के साथ मुंबई गई थी। उसका कहना है कि उसका फ़ोन भी उसके पास है। वो फ़ोन तो मेरे पास है, फिर उसके पास कैसे हो सकता है, मोना चौधरी बोली। जो हुआ वो तो मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा मतलब है कि महाजन को ले जाने वाला जगमोहन नहीं था। राधा झूठ बोल रही है। राधा झूठ क्यों बोलेगी। तो फिर मुंबई में जगमोहन कैसे हो सकता है। वो तो दिल्ली में। वो मुंबई में भी है। पारसनाथ की चुपती निगाह मोना चौधरी पर थी। मैंने जगमोहन से भी बात की। तुम पागल हो। अभी तो नहीं हुआ। पारसनाथ मुस्करा पड़ा। अब तक के हालातों का निचोड़ ये है कि ये सब खेल जथुरा की चाल है। वो हमें और देवराज चांद में झगड़ा कराना चाहता है। मुझसे लड़ने वाला बाकी नकली था। महाजन को उठा ले जाने वाला जगमोहन नकली था। परंतु मोना चौधरी कौन सी असली है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जथुरा हमें उलझा रहा है और हम उलझते जा रहे हैं। पारसनाथ के स्वर में गंभीरता थी। मोना चौधरी मुस्कुराकर कह उठी, मैं अपने फ्लैट पर हूँ। मेरा फ़ोन मेरे पास है। इसी से तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं आसानी से यकीन करके धोखा नहीं खाना चाहता। इस तरह मैं जथुरा के खेल का मोहरा नहीं बनना चाहता। मोहरा तो तुम बन रहे हो मुझ पर शक करके, मोना चौधरी बोली। सपन चड्डा के बंगले पर फ़ोन करो, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और सपन चड्डा के बंगले का नंबर मिलाने लगी। बैल हुई, होती रही। मोना चौधरी ने फ़ोन कानों से लगाए रखा। पारसनाथ गंभीर मुद्रा में टहलता कश लेता रहा। हेलो। उधर से नींद भरा नौकर का स्वर कानों में पड़ा। सपन साहब से मेरी बात कराओ, मोना चौधरी बोली। मालिक से? लेकिन आप कौन हैं? मोना चौधरी। कमाल है, वो आपके साथ तो गए थे। सेठ जी के दोस्त भी साथ में थे और अब आप। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके कहा। सपन चड्डा मेरे साथ वहीं गया है। अब समझी तुम कि मुझे ये जानना है कि असली तुम हो या वो। मैं हूँ पारसनाथ, मुझे पहचानो। मैं कहने भर से कुछ नहीं होता। तो कैसे होता है? मोना चौधरी का सर उखड़ गया। ऐसी कोई बात जिससे मुझे यकीन हो सके कि तुम ही कहते हो कि यह सब चाल है, जथुरा चल रहा है और तुम ही उसकी चाल में फंसकर मुझे मोना चौधरी नहीं मान रहे। पारसनाथ कुछ कहने लगा कि उसका फ़ोन बजा। पारसनाथ ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये मोना चौधरी के मोबाइल फ़ोन का नंबर था। पारसनाथ ने टेबल पर पड़े मोना चौधरी के मोबाइल फ़ोन पर नज़र मारी। मोना चौधरी को देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। पारसनाथ ने कॉलिंग स्विच दबाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो। पारसनाथ। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। हमें दिल्ली की टिकट मिल गई है। कुछ ही देर में फ़्लाइट यहाँ से निकल जाएगी। मैं एयरपोर्ट से सीधे तुम्हारे पास आऊँगी। ताज़ा हालातों पर बात करनी है। बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम अपने फ्लैट पर आना। मोना चौधरी पर निगाह मारकर पारसनाथ बोला, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। ठीक है। महाजन का कुछ पता चला? अभी तो नहीं। मैं 3 घंटों तक पहुंच जाऊंगी, फिर बात करते हैं। उधर से मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। पारसनाथ ने फ़ोन जेब में रखते हुए कहा, तुम समझ ही गई होगी कि मैं मोना चौधरी से बात कर रहा था। मैं हूँ मोना चौधरी। सुबह तक वो यहाँ पहुँचेगी। मैं भी रहूँगा और चाहूँगा कि जब वो आए तो तुम बाथरूम में चली जाना। पहले मैं उससे अकेले में बात करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वो तुम्हें देखे। पारसनाथ ने ठोस स्वर में कहा। यकीन मानो पारसनाथ, मैं मोना चौधरी हूँ असली। वो झूठी है, फ्रॉड है वो भी आ रही है। उसकी भी सुन लेने दो मुझे। मुझे आशा है कि जब तुम दोनों को आमने सामने कराऊंगा तो असली नकली का रहस्य खुल जाएगा। पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। तुम जथुरा की चालों में फंसते जा रहे हो पारसनाथ। तुम खामोश रहो। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। पारसनाथ ने पुनः सपाट स्वर में कहा। मोना चौधरी, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मोना चौधरी दोनों से कह उठी, तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। कहकर वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सपन चड्डा की कार पार्किंग में खड़ी थी। तुम मेरे साथ ही चलो लक्ष्मण। मेरे बंगले पर ही नींद लेना, फिर खाना खाकर जाना। जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी, देवराज चौहान किस मामले में फंसे हैं,
क्या तेरे को समझ में आ रहा है? लक्ष्मण दास ने पूछा। पूर्व जन्म का मामला है, परंतु मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैं तो मोमो जिन के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कब हमारा पीछा छोड़ेगा। उसने तो सच में हमें अपना गुलाम बना लिया है। मुझे नहीं पता कि जिन्न ऐसे होते हैं, इससे भी खतरनाक होते होंगे। पहले कभी हमारा वास्ता किसी जिन्न से तो पड़ा नहीं कि सपन, लक्ष्मण दास ने टोका। हाँ, सपन चड्ढा ने चलते चलते उसे देखा। हम दोनों खिसक लेते हैं। मोमो जिन को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। जब सब ठीक हो जाएगा तो उसने हमें पकड़ लिया तो नंगा करके सड़कों पर घुमाएगा। ये उसकी खोखली धमकी है। अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो? लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली। फिर कुछ नहीं कहा उसने। दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे और चल पड़े। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास बंगले पर पहुंचे। गेट पर दरबार मौजूद था। दूसरा नौकर लॉन में पौधों को पानी देता दिखा। कार को पोर्च में लाकर छोड़ा और भीतर प्रवेश कर गए। सपन चड्ढा ने कहा, मैं चाय कॉफ़ी के लिए कहता। मैं तो सोऊंगा। ठीक है, ऊपर कमरे में चलते हैं, एक ही कमरे में सोएंगे। पहली मंजिल पर सपन चड्ढा लक्ष्मण दास के साथ अपने बेडरूम में पहुंचा तो दोनों ही ठिठक गए। सामने 4 फीट का मोमो जिन दिखा। मोमो जिन कमरे में टहल रहा था तो कभी एक तरफ रखी खाली कुर्सी पर बैठ जाता। वो परेशान लग रहा था। उसने दोनों को देखा, परंतु जैसे अपनी परेशानी में व्यस्त रहा। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास की नज़रें मिली। इसे क्या हो गया है? लक्ष्मण दास धीमे स्वर में बोला। यह कमीना तो हमें देखते ही हम पर सवार हो जाता है। अब बात भी नहीं कर रहा। कुर्सी की कील चुभ गई होगी कूले में, तभी तो चहलकदमी कर रहा है। मजाक मत कर, ज़रूर कोई बात है। मैं नील लेने अपने ही बंगले पर चला जाता तो ठीक रहता। वहाँ ये तो नहीं मिलता। क्या पता तब ये वहाँ होता। फिर तू तो चैन की नींद ले पाता। मुझे नहीं लगता कि ये हमें सोने देगा। तू बात कर इससे। मैं? इससे बात करना तो मुसीबत मोल लेने जैसा है। मुसीबतों में तो हम पहले ही फंसे पड़े हैं। तू बात कर, लक्ष्मण दास बोला। मोमोजिन, सपन चड्ढा ने पुकारा। मोमोजिन एकाएक ठिक्का ठिठका और दोनों को इस तरह देखा जैसे अभी उन्हें देखा हो। उसके बाद कुर्सी पर जा बैठा। बोला, तब भी नहीं कुछ? बोला, तब भी नहीं कुछ। चेहरे पर सोचे थी। तबीयत खराब हो तो क्रोसिन दूँ? सपन चड्ढा क्या उठा। ठीक हूँ मैं, मोमोजिन व्याकुल स्वर में बोला। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहा। क्या परेशान हो? हाँ, क्यों? तुम तो जिन्न हो, तुम्हें क्या परेशानी आ सकती है? लक्ष्मण दास ने कहा। तुम्हें किसने कहा कि जिनको परेशानी नहीं होती? मोमोजिन के माथे पर बल पड़ गए। मैंने किसी किताब में पढ़ा था। गलत लिखा था उस किताब में। जिनके सामने भी इंसानों की तरह परेशानियाँ आती हैं। तुम्हें क्या परेशानी आ गई? बहुत परेशानी है। जाने क्यों मेरी इच्छाएं जागने लगी हैं। इच्छाएं जागने लगी हैं? सपन चड्ढा ने कहकर लक्ष्मण दास को देखा। इच्छाएं जागने वाली बात ज़रूर खास है, तभी तुम परेशान हो। लक्ष्मण दास क्या उठा। हाँ, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। वजह क्या है? जथुरा अपने गुलामों की इच्छाओं को ख़त्म कर देता है कि उसके गुलाम की कोई इच्छा ही ना बचे, और जो उससे बगावत ना कर सके, सिर्फ उसके बारे में सोचे, उसके लिए ही बेहतर काम करे। मोमोजिन गंभीर स्वर में कह रहा था। आज तक का इतिहास है कि जथुरा द्वारा खत्म की कर दी गई इच्छाओं का दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन मेरी इच्छाओं का मेरे मन में जन्म हो रहा है। मेरे मन में चाहत उठ रही है इंसानों की तरह मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाऊं, मेरा भी घर परिवार हो, मैं अपनी मर्जी करूं, कोई मुझे हुक्म ना दे। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। सपन चड्ढा जल्दी से क्या उठा। मोमोजिन ने सपन चड्ढा को घूरा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बात कपड़ों की नहीं है, मोमोजिन गंभीर स्वर में बोला। बात यह है कि मेरे मन में इच्छा उठनी ही नहीं चाहिए। ये बात अगर जथुरा को पता चल गई तो वो मुझे मंत्र पढ़कर फौरन जलाकर खाक कर देगा। फिर तो तुम खतरे में हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन कर रहा है। क्या मतलब? मेरे मन में इच्छा जगी नहीं, जगाई गई है। कि किसी शक्ति की शरारत है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। किसने किया है? मैं नहीं जानता, परंतु वो शक्ति जो भी है जथुरा की दुश्मन है। ऐसा करके वो जथुरा का काम खराब करना चाहती है। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते? तुम तो जिन्न हो, मिनटों में उसका पता लगा सकते हो। वो बड़ी शक्ति है जिसने मेरे मन में इच्छाएं जागृत की। ऐसी ताकतों की तरफ हम नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते। ये ताकतें हम जिन्नों से बहुत दूर होती हैं, मोमोजिन ने गंभीरता से कहा। लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से कहा, ये कितनी अजीब बातें कह रहा है। हमें क्या, ये इसकी समस्या है। इसकी समस्या के साथ हमारी समस्या भी जुड़ी हुई है। इसने हमें गुलाम बना रखा है। अब ऐसा नहीं है, मोमोजिन बोला। क्या मतलब? मेरे मन में साधारण इंसान जैसी इच्छाएं जगाई गई हैं, और इंसान कभी भी दूसरों को गुलाम नहीं बनाता, दोस्त बनाता है। अब तुम मेरे दोस्त हो। मोमोजिन सोच भरे स्वर में क्या उठा। परंतु रहोगे हमारे पास ही। जथुरा ने जो काम मुझे सौंपा उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। पीछे हटा तो जथुरा जान जाएगा कि मेरे शरीर का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। शायद उसे ये भी पता चल जाए कि मेरे में इच्छाएं जागृत हो गई हैं। मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए जथुरा को ऐसा दिखावा करते रहना ज़रूरी है कि मैं उसका काम कर रहा हूँ। फिर तो तुम भारी मुसीबत में हो, सपन चड्ढा बोला। सच में? मोमोचिन ने परेशानी से कहा। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? अभी मुझे किसी काम का आदेश नहीं मिला, जब मिलेगा तो। जथुरा आदेश देता है तुम्हें? नहीं, इस वक्त कालचक्र काम कर रहा है। मुझे भौरी और शौहरी आदेश देता है।
जथुरा ने मेरी तारें कालचक्र के साथ जोड़ दी हैं। अब मुझे कालचक्र का हुक्म मानना पड़ रहा है, परंतु जब से मेरे मन में इच्छाएं जागृत हुई हैं, इन सब कामों से विद्रोह करने का मन कर रहा है। मेरी इच्छा नहीं कि मैं ये सब काम करूं। नहीं करोगे तो जथुरा तुम्हें मार देगा। हाँ, अपने को बचाने और उसे दिखाने के लिए मुझे काम करते रहना होगा। तुम दोनों मेरी मदद करना। मदद? हम? हाँ, जब मैं कोई काम करने को कहूँ तो कर देना। इस तरह मैं जथुरा से बचा रहूँगा। लक्ष्मण दास और सबन चड्ढा की नज़रें मिली। ये मदद के लिए कह रहा है। पहले नंगा करके बाहर घुमाने को कहता था। इसके मन में इच्छाएं आ गई हैं। ये बदल गया लगता है। लक्ष्मण दास बोला। तो क्या करें? प्यार से मदद मांग रहा है तो कर देते हैं। धन्यवाद। मोमोजिन बोला। तुम दोनों का ये मुझ पर एहसान होगा। एक बात तो बता कि ये सब हो क्यों रहा है? हम ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे। ये देवा और मिन्नो और उसके साथियों का पूर्व जन्म का कोई काम है जो कभी अधूरा छूट गया था। इस जन्म में वो काम इन लोगों को पूरा करना है। तभी इनका जन्म सफल होगा और इनके झगड़े रुकेंगे। मोमोजिन गंभीर स्वर में बोला। थोड़ा खुलकर समझाओ। मोमोजिन कुछ पल चुप रहा, फिर क्या उठा। ये देवा और मिन्नो और इनके साथियों का तीसरा जन्म है। पहले जन्म में हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि ये देवा और मिन्नो आपस में दुश्मन बन गए, जबकि इनकी शादी होने वाली थी। पहले जन्म में? लक्ष्मण दास ने पूछा। हाँ, परंतु हालात पलटे और दोनों में दुश्मनी हो गई। देवा की शादी मिन्नो की बहन बेला से हो गई। बेला से? लेकिन अब तो नगीना देवराज चौहान की पत्नी है। बेला का ही दूसरा रूप है नगीना, दोनों एक ही तो हैं। ओ। देवा और मिन्नो की पहले जन्म में लड़ाई पेशीराम यानी फकीर बाबा की वजह से हुई। पेशीराम इधर की बात उधर झूठ सच लगाता रहा और दोनों में उठे झगड़े को बढ़ाता रहा। मिन्नो तो शुरू से ही बहुत गुस्से वाली रही है। सारा कसूर पेशीराम का था। पहले जन्म में नगरी तबाह हो गई, दोनों की लड़ाई की वजह से। देवा मिन्नो एक दूसरे को मारकर स्वयं भी मर गए। इनके सारे साथी मारे गए और भी बहुत जाने गई। बुरा हुआ, सपन चड्ढा ने कहा। तब बड़ी शक्तियों के बीच तीव्र हलचल हुई। उन्होंने देवा और मिन्नो का जन्म इसलिए कराया था कि दोनों के ग्रह मिलकर दुनिया के भले के बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते थे। परंतु पेशीराम ने दोनों की दुश्मनी कराकर उन शक्तियों की सारी योजना पर पानी फेर दिया। ऐसे में उन बड़ी शक्तियों ने पेशीराम को श्राप दिया कि जब तक वो देवा और मिन्नो में दोस्ती नहीं कराएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कैसी अद्भुत सजा है। हाँ, क्योंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा देर जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। परंतु एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब दुनिया को देखकर थक चुका इंसान मौत चाहने लगता है। पेशीराम को मिले श्राप की वजह से वो मर भी नहीं पा रहा, जबकि वो मोक्ष चाहता है। पेशीराम ने हर संभव चेष्टा की कि देवा और मिन्नो में दोस्ती हो जाए, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। पहले जन्म में अब तक वो उसी शरीर के साथ जी रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक काम बढ़िया किया उसने कि तपस्या कर करके उसने कई शक्तियाँ हासिल कर ली। विद्वान बन गया वो। ऐसा उसने इसलिए किया कि किसी तरह कोई रास्ता मिले देवा और मिन्नो में दोस्ती करा पाने का। मिला रास्ता? नहीं। बड़ी शक्तियों ने दूसरे जन्म में देवा और मिन्नो को पति पत्नी बना दिया, जो कि एक दूसरे पर जान देते थे। ऐसा इसलिए किया कि पेशीराम तीसरे जन्म में देवा और मिन्नो में दोस्ती करा पाने की तैयारी कर ले। क्यों? तीसरा जन्म खास है क्या? बहुत ही खास। बड़ी शक्तियाँ चाहती हैं कि इस जन्म में सारे झगड़े मिट जाए, क्योंकि देवा और मिन्नो को 7 जन्म मिले हैं। 3 जन्म तो झगड़े में बर्बाद हो गए। अगले 4 जन्म दोनों मिलकर दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके। ये तभी होगा जब देवा और मिन्नो एक साथ काम करेंगे। दोनों के ग्रह ऐसे हैं कि मिलकर काम करें तो फौरन काम होते चले जाएंगे। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहल के पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला, जालिम, जीत का ताज, ताज के दावेदार, कौन लेगा ताज, पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, महामाया की माया, देवदासी, इच्छाधारी, नागराज की हत्या, विश्वमानव, गुड्डी, सरगना, मास्टर और मंत्र। ये पूर्व जन्म में क्यों जाते हैं? बताया तो, पहले के बिगड़े काम संवारने जाते हैं। जब देवा और मिन्नो में दोस्ती हो जाएगी तो पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में बिगड़े काम खुद ब खुद ही ठीक होते चले जाएंगे। फिर उनको पूर्व जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोमोजिन कहता जा रहा था। एक बात और, अगर बार बार देवा और मिन्नो पूर्व जन्म में जाकर पहले बिगड़े सारे काम ठीक कर देते तो तब भी इनमें दोस्ती हो जाएगी, परंतु उसमें बहुत वक्त लग सकता है। पेशीराम पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि देवा मिन्नो में किसी प्रकार दोस्ती करा दे। बहुत अजीब मामला है। ये बड़ी शक्तियाँ कौन हैं जो मनुष्यों की दुनिया को कंट्रोल करती हैं, उनका भला करती हैं, बुरे कर्म वालों को सज़ा देती हैं और अच्छे कर्म वालों को फ़ायदा देती हैं? इन शक्तियों के बारे में समझना आसान नहीं है। मोमोजिन गंभीर नज़र आ रहा था। जथुरा कौन है? जथुरा कभी साधारण इंसान हुआ करता था। शैतानी दिमाग था उसका। वो कोई बड़ा काम करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। देवा और मिन्नो की मौत के बाद पहले जन्म में जब बड़ी शक्तियों का कंट्रोल उस नगरी से हट गया और हर कोई अपना मनचाहा काम करने को आज़ाद हो गया, तो जतूरा ने शक्तियाँ पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब उसने तपस्या करके ताकतें हासिल की तो उसके भीतर का शैतान जाग उठा, बुराई के रास्ते पर चल पड़ा। हादसों को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए तपस्या कर उसने यत्न करने शुरू कर दिए, जबकि ये बेहद कठिन काम था। परंतु जथुरा के इरादे पक्के थे।
जिस तरह अच्छी शक्तियों के देवता होते हैं, उसी तरह बुरी ताकतों के भी देवता होते हैं। जथुरा ने हादसों को संभालने वाले देवता को प्रसन्न कर उससे हादसों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस तरह धीरे धीरे जथुरा स्वयं हादसों का देवता बन गया। आज जथुरा बेहिसाब ताकत हासिल कर चुका है। ओह, कितनी अविश्वसनीय बातें जानने को मिल रही हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। इसमें इच्छाएं आ गई हैं, तभी तो ये प्यार से बातें कर रहा है, सपन चड्ढा ने कहा, वरना ये तो हमें नंगा करके सड़कों पर घुमाने की कोशिश में था। मोमो जिन गंभीरता से उसे देख रहा था। तभी लक्ष्मण दास ने पूछा, जतुरा बहुत ताकतवर है? बहुत। देवा और मिन्नो से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। और जतुरा कोशिशें कर रहा है कि देवा और मिन्नो पूर्व जन्म में प्रवेश ना कर सके। ठीक कहा। जतुरा डर क्यों रहा है देवा मिन्नो से? उन्हें रोक क्यों रहा है? वो ताकतवर है और आसानी से दोनों को। जथुरा का डर जायज़ है, मोमोजिन ने कहा। वो कैसे? देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ पूर्व जन्म में प्रवेश करेंगे और ये ज़रूरी तो नहीं? बहुत ज़रूरी है। देवा और मिन्नो के ग्रह ही ऐसे हैं कि अगर एक पूर्व जन्म में प्रवेश करता है तो दूसरे के कदम खुद ब खुद ही पूर्व जन्म की धरती तक जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे। ग्रहों के दम पर वो दोनों ऐसे बंधे हैं कि उनमें से कोई अकेला पूर्व जन्म की यात्रा कर ही नहीं सकता। ओह, नई बात पता चली। जब देवा और मिन्नो एक साथ हो जाते हैं तो उनके ग्रह बहुत बलशाली हो जाते हैं। तब दोनों बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा देने की हिम्मत रखते हैं। ये बात जथुरा को अच्छी तरह पता है। समझा। इसलिए जथुरा देवा या मिन्नो में से एक को खत्म कर देना चाहता है कि दूसरा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तब उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वो आसानी से सबका मुकाबला कर लेगा। क्या पूर्व जन्म की दुनिया में जथुरा ही बचा है? नहीं, वहाँ तो एक से एक खतरनाक शक्तियों के मालिक भरे पड़े हैं, मोमोजिन ने कहा। तो जथुरा ने कैसे सोच लिया कि देवा मिन्नो पूर्व जन्म में प्रवेश करके उससे ही झगड़ा करेंगे? वो दूसरे भी तो। देवा मिन्नो का झगड़ा जथुरा से ही होगा इस बार। क्यों? कैसे? जथुरा अपनी शक्तियों से जान चुका है कि देवा और मिन्नो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जो उसकी तरफ जाता है। तभी तो वो परेशान हुआ पड़ा है कि या तो उनका सफ़र ना हो तो पहले ही दोनों में से एक को मार दे। एक रास्ता और भी है जथुरा के पास कि देवा और मिन्नो का सफ़र रोक सके। कौन सा रास्ता? जग्गू। जग्गू? इस जन्म में उसका नाम जगमोहन है। देवराज चौहान का खास। जानता हूँ उसे, लक्ष्मण दास ने सिर हिलाया। जगमोहन के बारे में तुम क्या कहने वाले थे? सपन चड्ढा बोला। जग्गू का जतूरा द्वारा रचित कुछ खास खास हादसों का पूर्वाभास हो रहा है और जग्गू पहले ही हादसों वाली जगह पर पहुंचकर हादसों को रोक रहा है। अगर जग्गू पूर्वाभास के पश्चात एक बार भी खामोश बैठा रहे और हादसों को रोकने की चेष्टा ना करे तो देवा मिन्नो की पूर्व जन्म की यात्रा टल सकती है। ऐसा कैसे? कोई बड़ी शक्ति जग्गू को उन खास खास हादसों का पूर्वाभास करा रही है जो कि योजना के तहत ही किया जा रहा है। योजना के तहत? हाँ। पूर्वाभास वाले उन खास हादसों की जगह पर जग्गू का पहुंचते जाना ही देवा और मिन्नो के कदम पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा रहा है। जग्गू एक बार पूर्वाभास वाले हादसे की जगह पर ना पहुंचे तो सब कुछ जथुरा के हक में ठीक हो जाएगा। फिर देवा और मिन्नो की पूर्व जन्म की यात्रा ना होगी। ये तो बहुत आसान है, लक्ष्मण दास बोला। कैसे? मोमोजिन ने उसे देखा। जगमोहन को जबरन कोई बिठा ले उस वक्त जब। यह संभव नहीं, ऐसा करना गलत हो जाएगा। मोमोजिन ने अपनी लंबी नाक को मसला। मैं समझा नहीं। जथुरा देवा मिन्नो या इनके साथियों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग करेगा तो उसकी शक्तियाँ कम होने लगेंगी। जब तक ये लोग पूर्व जन्म में नहीं प्रवेश कर जाते तब तक जथुरा बल का इस्तेमाल इन पर नहीं कर सकता। उसकी कोई भी शक्ति किसी पर कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब ये लोग पूर्व जन्म में प्रवेश करेंगे तब जथुरा इन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, यही बात है। तो क्या ये सब पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाएंगे? कह नहीं सकता, परंतु सितारों की चाल तो यही कहती है कि ये सब पूर्व जन्म में जल्दी ही प्रवेश कर जाएंगे। ये बात जथुरा को पता है? पता है, परंतु वो अपनी कोशिश तो करेगा ही कि ऐसा ना हो। जगमोहन को रोकने की जथुरा ने कोई कोशिश नहीं की। जथुरा ने पोते बाबा को भेजा हुआ है जो कि जग्गू के करीब ही रहने की चेष्टा करता है और उसे रास्ते पर लाने की चेष्टा करता है कि वह जथुरा के हादसों में दखल ना दे। जग्गू माना? माना होता तो इतना झंझट ही नहीं पड़ता। लेकिन देवा और मिन्नो के ग्रहों का ही असर है जो जग्गू को मानने नहीं दे रहे। पोते बाबा जितना उसे कहता है जगमोहन उतना ही दृढ़ हो जाता है। वो पोते बाबा को पकड़ क्यों नहीं लेता? यह असंभव है। पोते बाबा साधारण नहीं है। वो महान जतूरा का सबसे खास सेवक है। बहुत बलशाली है, विद्वान है, ढेरों शक्तियों का मालिक है। उसका मुकाबला कर पाना इंसानों के बस में नहीं है। लक्ष्मण दास ने सिर हिलाया। सपन चड्ढा गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। तुम में इच्छाएं कौन डाल रहा है? बताया तो, जतूरा की कोई दुश्मन शक्ति है जो मुझ में इच्छाएं डालकर मुझे नकारा कर रही है कि मैं जतूरा की सेवा ठीक से ना करूं, उसके काम बिगाड़ता जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना शुरू भी हो गया है। जब से मेरे मन में इच्छाएं जागनी शुरू हुई हैं तब से मैं अपने बारे में सोचने लगा हूँ। तुम लोगों को गुलाम बनाने की अपेक्षा तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। जो बात तुमसे नहीं कहने चाहिए वो भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं किसी का गुलाम ना रहूँ, खुद की मर्जी से काम करूँ और नाम कमाऊँ। दोनों चुप रहे। बातें बहुत हो गई, अब मेरे लिए कुछ खाने का भी इंतज़ाम करो, भूख उठ रही है। खाने का? लेकिन तुम तो खाते नहीं। अब खाने की इच्छा मन में जागी है। जब मैं इंसान था तो रबड़ी और जलेबी बहुत चाव से खाता था। तुम कभी इंसान भी थे? हाँ।
इंसान के बाद ही जिन्न बना जाता है, सीधे थोड़ा ना जिन्न बन जाते हैं। तुम जिन्न कैसे बन गए? मेरी पत्नी के चाहने वाले ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं मर चुका हूँ। सब यही सोचते रहे कि मैं कहीं चला गया, परंतु मेरी पत्नी जानती थी, उसकी मर्जी से ही तो उसके आशिक ने मुझे मारा था। मेरी लाश कुएं में पड़ी रही, लोग उसी कुएं का पानी पीते रहे। मरने के बाद मेरी आत्मा वहीं भटकती रही। मैं चिल्लाकर लोगों को बताता कि मेरी लाश कुएं में पड़ी है, उसे बाहर निकालो, परंतु मेरी आवाज़ को कोई सुन भी नहीं सकता था। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं चाहता था कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, परंतु मेरी आत्मा भटकती रही। कुएं के पास ही एक पेड़ पर मैं रहने लगा और धीरे धीरे भूत बन गया। लेकिन मैंने किसी को तंग नहीं किया, बस आते जाते लोगों को देखा करता था। अब तो मैंने अपने उस शरीर की चिंता भी छोड़ दी थी जो कुएं में पड़ा कब का गल चुका था। फिर एक दिन जथुरा के भेजे दो जिन्न उधर से निकल रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरा हाल जान लिया। वे मुझे अपने साथ पूर्व जन्म की दुनिया में ले गए और मेरे को जिन्न बनने की अच्छी शिक्षा दिलाई। 30 सालों में मैंने शिक्षा पूरी की और मैं जिन्न बन गया। तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो कब का भूल गया था कि मैं भी कभी इंसान हुआ करता था। लक्ष्मण और सपन एक दूसरे को देखा। मुझे भूख लगी है, मोमो जिन कह उठा। जलेबी रबड़ी खाओगे? हाँ, बहुत जमाना बीत गया, खाई नहीं कभी, अब तो स्वाद भी भूल गया हूँ। सुबह का वक्त है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि कहीं से मिल जाए, नौकर को भेजता हूँ। सुनो, मोमो जिन दोनों को देखता कह उठा। ये बात किसी से कहना नहीं कि मुझ में इच्छाएं जाग गई हैं। ये बात हम तक ही रहेगी। जथूरा को पता लग गया तो वो मुझे मार देगा। हम किसी से नहीं कहेंगे। सपन चड्डा कमरे से बाहर निकल गया। मेरा मन कपड़े पहनने को कर रहा है, जैसे तुम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, मोमो जिन बोला। तुम तो जिन हो, जिस चीज़ को भी चाहो हासिल कर सकते हो, लक्ष्मण दास बोला। हाँ वो तो है, मन से इच्छा करूँ तो वो चीज़ फ़ौरन मेरे पास आ जाएगी, परंतु अभी मेरी तारें जथूरा से जुड़ी हुई हैं। मेरी हरकतें जथूरा के जासूस पकड़ सकते हैं। जथूरा के जासूस? हाँ। यूं तो वो इस दुनिया में कम ही आते हैं, परंतु क्या भरोसा कब क्या हो जाए। ठीक है, कुछ देर ठहरो, अभी सपन आकर कपड़े देता है तुम्हें। इच्छाएं जागने से कितना अच्छा लग रहा है, लगता है जैसे मेरे में जान आ गई हो। बिना इच्छाओं के तो इंसान मरों की तरह होता है। मोमोजिन मुस्करा पड़ा। क्यों लक्ष्मण दास, मैंने ठीक कहा ना? तुम गलत बात कह ही नहीं सकते, लक्ष्मण दास ने जान छुड़ाने वाले ढंग में कहा। तभी सपन चड्डा भीतर प्रवेश करता क्या उठा। मैंने नौकर को भेज दिया रबड़ी और जलेबी लाने के लिए। वो यार इसे कपड़े दे, लक्ष्मण चड्डा ने कहा, कहीं ये मेरे ना उतार ले। कॉल बेल की आवाज़ फ्लैट में गूंजी। पारसनाथ ने उसी पर आंखें खोली। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मोना चौधरी सामने सोफे पर लेटी हुई थी, वो भी उठ बैठी। पारसनाथ से नजरें मिली। उठो और बाथरूम या दूसरे कमरे में चली जाओ, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी मैं हूँ, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे लिए वो भी मोना चौधरी और तुम भी। पारसनाथ का स्वर सख्त हो गया। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा, फिर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। पारसनाथ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो गई। तभी बैल पुनः बजी। पारसनाथ उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। आओ मोना चौधरी, पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा। तुमने दरवाज़ा कैसे खोल लिया? मोना चौधरी ने भीतर आते हुए कहा। मैं तो बंद करके गई थी। पारसनाथ दरवाज़ा बंद करके पलटा। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठती क्या उठी। बहुत थक गई, उसने गहरी सांस ली। परंतु हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। एकाएक ही वो गंभीर होती गई। मैं अभी देवराज चौहान, जगमोहन बांके और रुस्तनवाव से, हमारी तब फ़ोन पर बात हुई थी। पारसनाथ की निगाह मोना चौधरी पर थी। हाँ हुई थी। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा। तुम दूसरी वाली मोना चौधरी से मिले? नहीं, पारसनाथ ने झूठ कहा। राधा और सितारा ने उसे देखा। और जगमोहन को किसने देखा? राधा ने, महाजन ने, मोना चौधरी ने। वो जगमोहन महाजन को ले गया? हाँ, परंतु वो मोना चौधरी मैं नहीं थी। मोना चौधरी के दांत भिज गए। वो जगमोहन भी नहीं था। मेरी और जगमोहन की सूरत में वे दोनों बहरूपिया थे। शायद जथुरा के भेजे बहरूपिया। हमें पागल बना देना चाहता है जथुरा। वो दोनों जथुरा के भेजे थे? पारसनाथ ने मोना चौधरी की आंख में झाँका। तो और किसके भेजे होंगे? वो तो, अगर वो दोनों जथुरा के बहरूपिया थे तो उन्होंने आपस में झगड़ा क्यों किया? पारसनाथ बोला। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। वो पारसनाथ को देखने लगी, फिर बोली, क्या कहना चाहते हो पारसनाथ? वो मोना चौधरी, वो जगमोहन अगर जथुरा के भेजे थे तो उन्होंने आपस में झगड़ा क्यों किया? मोना चौधरी के माथे पर बल नजर आने लगे। वो पारसनाथ को ही देख रही थी। तुम जगमोहन से मिली, वो देवराज चौहान बांके और रुस्तम राव के पास था? हाँ था, मोना चौधरी ने सिर हिलाया। इसका मतलब वो असली जगमोहन था। सही कहा। फिर तुम नकली मोना चौधरी होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो पारसनाथ? गलत क्या कह दिया मैंने? ये तो तुम भी मानते हो कि जतूरा के बनाए मोना चौधरी और जगमोहन आपस में नहीं लड़ सकते। वो लड़े तो उनमें एक तो असली होना चाहिए। पारसनाथ शांत स्वर में कह उठा। तुम ठीक कहते हो पारसनाथ, परंतु मैं असली मोना चौधरी हूँ। मैं, ये बात तुम साबित नहीं कर सकती। मैं मोना चौधरी हूँ, इसमें साबित करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या हो गया पारसनाथ? तभी कमरे में छिपी खड़ी मोना चौधरी वहां पहुंची। दोनों मोना चौधरी की नज़रें मिली। एक दूसरे को देखा। पारसनाथ सतर्क नजर आने लगा था।
ज़रा भी फर्क नहीं। कमरे से निकलकर आने वाली मोना चौधरी क्या उठी, बिल्कुल मेरे जैसी। कौन हो तुम? वहाँ पहले से खड़ी मोना चौधरी गुर्रा उठी। ये तुम बताओगी कि तुम कौन हो? पारसनाथ फौरन क्या उठा। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर दुविधा में हो तो मेरी दुविधा का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों में असली मोना चौधरी कौन सी है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊँगा। इस बात का फैसला तुम दोनों को ही करना होगा। पारसनाथ गंभीर था। तुम दोनों के फैसले के दौरान मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं। दोनों मोना चौधरी एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से देखे जा रही थी। मैं जा रहा हूँ, कहने के साथ ही पारसनाथ आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पारसनाथ अभी घर पहुंचा ही था कि मोना चौधरी का फ़ोन आ गया। वो भाग गई। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। पहले उसने लड़ाई की, जब हारने लगी तो भाग गई। वही नकली थी। तुम कौन सी हो? मैं वही हूँ पारसनाथ जिससे तुम फ्लैट पर आकर मिले थे। तुम्हारा मतलब कि मुंबई से आने वाली नकली थी? सही कहा तुमने। पारसनाथ के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। हमें महाजन की तलाश करनी चाहिए। मुझे कैसे पता चले कि भागने वाली असली मोना चौधरी थी या तुम हो? पारसनाथ बोला। मैं ही असली? मैं यकीन नहीं कर सकता। तो कैसे करोगे? उधर से मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। किसी पर तो यकीन करोगे ही। मैं तुमसे फिर बात करूंगा, पारसनाथ ने सोच भरे स्वर में कहा। पारसनाथ, ये वक्त बर्बाद करने लायक नहीं है। महाजन खतरे में है। वो मुझे तो सारे हालात ही खतरे से भरे नजर आ रहे हैं, पारसनाथ ने खुरदरे चुपते स्वर में कहा। मुझे जगमोहन पर शक है पारसनाथ। जतूरा की आड़ में वही हमारे साथ खेल खेल। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। कोई भी नकली हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से दो दो मोना चौधरी देखी हैं और मैं नहीं समझ पाया कि कौन सी असली है। अब मुझे खतरे से भरे हालातों का एहसास हुआ है। मैं ही मोना चौधरी हूँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ? सुबह बात करेंगे, ठीक है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ना सही। अपने घर पर तो है। ओह सॉरी, अपने पर तो है। तो महाजन को ढूंढो। मैं अपने तौर पर महाजन को तलाश करती हूँ। जितनी देर होगी महाजन उतना ही खतरे में फंसता चला जाएगा। महाजन को जगमोहन ले गया है। हाँ, कौन सा जगमोहन? एक ही वक्त में दो दो जगमोहन हमें नजर आए। एक से मैं बात कर रहा था, वो मुंबई में देवराज चौहान के पास था। दूसरा जगमोहन महाजन के पास आया और नगीना का पता पूछ रहा था। उससे तुम्हारा झगड़ा भी हुआ। अब तुम किसे असली जगमोहन मानती हो? पहले ये बात तो स्पष्ट हो। जिससे मेरा झगड़ा हुआ वही असली जगमोहन था। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। वही। मेरे ख्याल में असली वो था जिससे मेरी बात हुई हुई मोना चौधरी की आवाज़ नहीं आई। जब तक मुझे ये ना पता लगे कि महाजन को कौन ले गया तब तक उसे तलाश नहीं किया जा सकता, पारसनाथ बोला। मेरे ख्याल में तुम ये बखूबी समझ रहे हो कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जब तक हालात ठीक ना हो मुझे फ़ोन मत करना। ये कैसे संभव है? पारसनाथ ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। पारसनाथ ने अपनी पत्नी सितारा को फ़ोन किया जो इस वक्त राधा के पास थी। हेलो। सितारा की नींद से भरी आवाज़ कानों में पड़ी। नींद में हो? पारसनाथ ने पूछा। अब नहीं हूँ। सितारा का सतर्क स्वर उसके कानों में पड़ा। कहो। राधा के पास हो? हाँ, क्या बात है? मोना चौधरी तो नहीं आई तुम्हारे पास? नहीं। तुम्हारे पास जो भी मोना चौधरी आए वो नकली मोना चौधरी होगी। उसे भीतर मत आने देना, बेशक वो जो भी कहे। समझ गई। इस वक्त दो दो मोना चौधरी अलग अलग जगहों पर नजर आ रही हैं। ओह, ये कैसे हो रहा है? बताऊंगा, इस वक्त तुम सतर्क रहना। पारसनाथ ने फ़ोन बंद किया और नींद लेने की तैयारी करने लगा। सुबह के 8 बज रहे थे। रेस्टोरेंट के सफाई कर्मचारी आकर अपने काम पर लग चुके थे। रेस्टोरेंट के किचन में भी खाना बनाने का काम शुरू हो चुका था। 5 मिनट ही बीते कि पारसनाथ के कानों में कदमों की आहट पड़ी। उसने फौरन आँख खोली और उठ बैठा। अगले ही पल पारसनाथ के होंठ सिकुड़ गए। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। तुम? पारसनाथ के होंठों से निकला। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकी, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कहते कुर्सी पर बैठ गई। मुझे वहाँ से भागना पड़ा। हैरानी है कि तुम मुकाबले से डर कर भाग खड़ी हुई, पारसनाथ बोला। मेरे ख्याल में उसकी सहायता अदृश्य ताकतें कर रही हैं। वो जथुरा की बनाई मोना चौधरी है। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके एक घूंसे में 10 घूंसों जितना दम है। पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम असली मोना चौधरी हो? पारसनाथ ने उसे घूरा। मोना चौधरी ने अजीब सी नज़रों से पारसनाथ को देखा। तुम पागल तो नहीं हो? मोना चौधरी ने तेज स्वर में कहा। मैं असली मोना चौधरी हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पारसनाथ मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। अभी मोना चौधरी का फ़ोन आया। मोना चौधरी? मोना चौधरी के होंठों से निकला। जो इस वक्त फ्लैट में है। उसने बताया कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकी और भाग गई। वो अपने को असली मोना चौधरी कह रही थी। उसे गायब हो चुके महाजन की भी बहुत चिंता हो रही थी। वो कमीनी, जतूरा की कोई चाल है। मोना चौधरी गुर्रा उठी। साबित करो कि वो जतूरा की चाल है और तुम असली हो, पारसनाथ बोला। इस बात को साबित करने के लिए वक्त लगेगा, मोना चौधरी बोली। अभी हालात ठीक नहीं। तो जब हालात ठीक हो जाए तो तब आना। क्या मतलब? यहाँ से चली जाओ, दोबारा तब आना जब खुद को असली मोना चौधरी साबित कर सको। होश में आओ पारसनाथ। मैं होश में ही हूँ। पारसनाथ की आवाज़ में कठोरता आ गई। निकल जाओ यहाँ से। मोना चौधरी दांत भींचे पारसनाथ को देखने लगी। पारसनाथ का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह रूखा था। तो मैं जाऊँ? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में पूछा। बेशक।
और दोबारा तभी मेरे पास आना जब तुम ये साबित कर सको कि तुम ही असली मोना चौधरी हो। दोनों को सामने खड़ा करके तुम ही क्यों नहीं पहचान लेते कि कौन सी असली है? मोना चौधरी बोली। मेरे लिए ये संभव नहीं। पारसनाथ ने इनकार में सिर हिलाया और मुस्कुरा पड़ा। क्यों? क्योंकि नकली असली से भी बढ़िया है। जतूरा सच में कमाल का है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसी स्थिति से गुजर रहे हो। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। जा रही हूँ मैं। पारसनाथ उसे देखता रहा। मोना चौधरी पलटी और बाहर निकल गई। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है, पारसनाथ बड़बड़ा उठा। मखानी नाराज था शौरी से। रात बीत गई थी। शौरी ने उसकी इच्छा को पूरा न किया था। मखानी 4 बार पुकारने पर शौरी की बात का जवाब देता। इस वक्त मखानी जगमोहन के रूप में था और सड़क किनारे फुटपाथ पर पेड़ की छाया में बैठा था। सड़क पर से ट्रैफिक आ जा रहा था। मखानी, शौरी की फुसफुसाहट उठ के कान में पड़ी। मैं नाराज़ हूँ तेरे से, मखानी ने मुंह फुलाकर कहा। जानता हूँ, लेकिन तेरे नाराज़ होने से कुछ नहीं होगा। खुश रहना सीख। रात बीत गई और तूने लड़की नहीं दिलाई मुझे। कमला रानी बहुत व्यस्त है, वरना मैं तो। तू झूठ बोलता है। मैं तेरे से क्यों झूठ बोलूँगा मखानी? मैं तो तेरे को खुश करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। फिर किया क्यों नहीं? बताता हूँ, सुन। कमला रानी मिन्नो बनकर खुले में आ गई है। हर बल उसे सबके सामने रहना पड़ रहा है कि उसके साथी उसे देखकर चक्कर खा जाए। वो असली मिन्नो के सामने भी गई परसों, तब वहाँ था। ये सब करने का क्या फ़ायदा? ये कि मिन्नो के उसके साथियों का सहारा ना मिले। परसों अब इस चक्कर में पड़ गया है कि असली कौन है। थोड़ी देर के लिए कमला रानी मेरे पास आ जाती तो क्या हर्ज था? उसे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। मिन्नो को भी पकड़ कर वहाँ पहुँचा देते जहाँ नगीना महाजन है। ये इतना भी आसान नहीं। मिन्नो पर काबू पाना आसान होता तो ये काम पहले ही हो जाता। मैं कमला रानी की सहायता कर देता हूँ। तू करेगा? क्यों नहीं। ठहर, बौरी से बात करता हूँ। शौरी की आवाज़ कानों में पड़ी, फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद शौरी की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। मखानी, तेरा काम बन गया। कैसे? तू कमला रानी की सहायता कर, लेकिन भौरी कहती है कि तू कहीं काम भूलकर कमला रानी के साथ ना चिपक जाए। काम के बाद चिपकूंगा। ठीक है, चल तेरे को कमला रानी के पास ले चलता हूँ। तेरे को पता है वो कहाँ है? सब पता है। क्या नहीं पता मेरे को? वो मुझे पहचानेगी कैसे? मैं हूँ तेरे साथ, फिक्र क्यों करता है? लेकिन पहले काम, उसके बाद बाकी कुछ। सुन लिया, बार बार मत कह। मोना चौधरी ने कॉफ़ी बनाई और घूंट भरा। तभी कॉल बेल बजी। कॉफ़ी का प्याला थामे मोना चौधरी दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला। सामने जगमोहन खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। कमला रानी। तभी भौरी का स्वर मोना चौधरी के कानों में पड़ा। ये मखानी है, तेरे को बताया था मैंने। हाँ याद है। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। कैसा लगा ये तेरे को? बढ़िया। मोना चौधरी जगमोहन को देखते मुस्कुरा रही थी। सोएगी इसके साथ? मैं तो अभी से बेसब्र हो रही हूँ। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। लेकिन पहले तेरे तेरे को मिन्नो को पकड़ना है। एक बार वो तेरे हाथों से बच निकली, अब सामने पड़ी तो वो भाग नहीं सकेगी। मखानी तेरी सहायता करेगा उसे पकड़ने में। इसमें जग्गू जैसा दम और चालाकियाँ भरी पड़ी हैं। समझ गई। कमला रानी ने सिर हिलाया और जगमोहन से बोली, भीतर आ जाओ मखानी। जगमोहन मुस्कुराया और भीतर आ गया। कमला रानी ने दरवाज़ा बंद किया। तू मुझे अच्छा लगा। कमला रानी मुस्कुरा रही थी। तू भी मुझे अच्छी लगी, मखानी बोला। मैं तो तेरे को पाने के लिए कब का तड़प रहा हूँ। आग इधर भी लगी है, कमला रानी ने तड़प भरे स्वर में कहा। तो सोचती क्या है अभी? भौरी कहती है कि पहले मिन्नो को पकड़ना है, उसके बाद हम प्यार करेंगे। मिन्नो है कहाँ? पता नहीं, सुबह मेरे सामने पड़ी थी। मेरा मुकाबला नहीं कर सकी तो भाग निकली। तूने उसे जकड़ लेना था। वो मौका ही कहाँ दिया उसने। फुर्तीली है, पर अब नहीं छोड़ूंगी। एक बार सामने आने दे। जगमोहन आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता क्या उठा। मैं ये काम जल्दी पूरा करना चाहता हूँ कमला रानी। मुझे तो तेरे से भी जल्दी है, पर क्या करूँ? भौरी की बात माननी पड़ती है। तू शौहरी की बात नहीं मानता? मानता हूँ। वो दोनों भी चक्कर में। चक्कर? शौहरी और भौरी भी मिलने के चक्कर में एक दूसरे को चारा फेंकते रहते हैं, मखानी हंसकर बोला। ए मखानी, शौहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तू मेरी पोल क्यों खोलता है? इसमें गलत क्या है? नहीं, तू मेरी बात नहीं करेगा। करेगा तो आगे से तू मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। ठीक है, तेरी बात नहीं करता। शौहरी ने मना कर दिया, उसकी बात क्यों की? कमला रानी मुस्कुराई। पागल है वो। तू बैठ मेरे पास। बातें तो कर सकते हैं हम। जब मैं जवान हुआ करता था तो बहुत मौज करता था। मौज तो मैंने भी की, कमला रानी बोली, पर तेरे जितनी नहीं। मुझे कम ही मौके हाथ लगे। जवानी के वो दिन भी क्या दिन। ठीक उसी समय कॉल बेल बजी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन आ गया? मखानी बोला। तू पीछे कमरे में चला जा, मैं देखती हूँ। कमला रानी कॉफ़ी का घूंट भर के बोली। जगमोहन उठा और पीछे वाले कमरे में चला गया। कमला रानी ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो जोरों से चौंकी, फिर संभली। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। तो तू आ गई फिर? कमला रानी गुर्रा उठी। तूने मुझे पलक झपकते ही घर से बेघर कर दिया, मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली। मेरी पहचान वाले मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर तू चाहती क्या है? कमला रानी मुस्कुराई। जो मैं चाहती हूँ वही होके रहेगा। तू अपने को बचा नहीं सकती मिन्नो।
मैं तेरे से आराम से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, भीतर आ जा, आराम से बात कर ले। मोना चौधरी उसे शक भरी निगाहों से देखती भीतर आ गई, अपने ही घर में जैसे वो पराई हो गई थी। कमला रानी ने दरवाज़ा बंद किया और पलट कर कह उठी, ये तेरे ही घर है, आराम से बैठ। होंठ भींचे मोना चौधरी ने कमला रानी को देखा। एक मेहमान भी आया, उससे नहीं मिलेगी? मेहमान? मखानी? कमला रानी ऊंचे स्वर में बोली। देख तो कौन आया है। दूसरे कमरे से मखानी वहां पहुंचा। मोना चौधरी जगमोहन के डुप्लीकेट को देखते ही चौंकी। इससे तुम्हें रात मिला था? मखानी बोला, जब महाजन को उठाया था। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों मिले हुए हो। हम कालचक्र का ही हिस्सा हैं, एकाएक कमला रानी बोली। इसलिए हमारी तारें एक दूसरे से बंधी हैं, क्यों मखानी? तूने ठीक कहा कमला रानी। एकाएक मोना चौधरी को लगा उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। वो सतर्क हो चुकी थी। सारा झंझट ही तेरा और देवराज चौहान का है। दोनों में से एक मर जाए तो जतूरा खुश हो जाएगा, मखानी बोला। लेकिन जथुरा की ताकत पूर्व जन्म वाले इंसान पर तब काम करेगी जब वो पूर्व जन्म में होगा। यही वजह है कि अभी तुम लोग बचे हुए हो। कमला रानी मुस्कुराई। लेकिन अब तू फंस गई मोना चौधरी। क्या मतलब? मोना चौधरी ने क्रोध भरी नजरों से दोनों को देखा। कमला रानी ने मखानी को देखा, आंखें नचाई, फिर क्या उठी, चल मखानी, इसे मतलब समझा देते हैं। मोना चौधरी फुर्ती से दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो देख, भागी, मोना मखानी के होठों से निकला। मोना चौधरी दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, परंतु दरवाज़ा खोलने का उसे मौका न मिल सका। कमला रानी फुर्ती से उसके पास पहुंच चुकी थी और उसके सिर के बाल कसकर पकड़ लिए। मोना चौधरी के होठों से करहा निकली। अब तू नहीं भाग सकती, डरपोक कहीं की। मुकाबला नहीं कर सकती तो भागती है। तो तूने ही देवराज चौहान की पत्नी नगीना को उठाया था। मोना चौधरी दांत किटकिटा उठी। बहुत देर से समझी तू तो। कमला रानी हंसी। मैंने महाजन को पास पहुंचता मखानी कह उठा। कहाँ है वे दोनों? मोना चौधरी अपने बालों को छुड़ाने की चेष्टा में बोली। ये तो हम तेरे को नहीं बताएंगे, लेकिन तेरे को भी वहीं पहुंचा देते हैं। फिर उसने पुकारा, शौरी। क्या है? शौरी की झल्लाट भरी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। बेहोश कर दे इसे। तू बातें बहुत करता है और काम कम करता है। मेरा मतलब है इसे भी वहीं पहुंचाने का इंतजाम कर लिया, या फिर अभी? मैंने पिशाचों को बुला लिया, वो पहुंचते ही होंगे। तू बेहोश कर मिन्नू को। मोना चौधरी खुद को आज़ाद नहीं करा पा रही थी। कमला रानी उसके सिर के बाल छोड़ने को तैयार नहीं थी और पकड़ ऐसी मजबूत थी कि बाल उखड़ जाए, परंतु कमला रानी की मुट्ठी ढीली ना हो। मखानी ने मोना चौधरी का सिर थामा और जोर से दरवाजे पर मारा। तेज आवाज उभरी। मोना चौधरी के होंठों से चीख निकली। अगली बार मखानी ने एक साथ 2 बार उसका सिर दरवाजे से टकराया। बेदम होती मोना चौधरी उसी पल बेहोश होकर नीचे गिरती चली गई। कमला रानी ने उसके सिर के बाल छोड़ दिए थे। मखानी ने नीचे पड़ी मोना चौधरी को चेक किया। वो बेहोश थी। कितना आसान था इस पर काबू पाना, क्या उठा मखानी। मौके की बात थी, पकड़ में आ गई, वरना कम नहीं है ये। कमला रानी हंसी और मखानी को देखा। ऐसे मत देख, अभी पिशाचों को आकर इसे ले जाने दे, कुछ और इंतज़ार कर ले। कमला रानी ने गहरी सांस ली। तभी कॉल बेल बजी। दोनों की नज़रें मिली। मखानी ने नीचे पड़ी मोना चौधरी को थोड़ा सा इस तरफ घसीटा कि दरवाज़ा खुले तो वो दरवाजे की ओट में आ जाए। खुद भी उसके पास ही खड़ा हो गया और कमला रानी को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। कमला रानी ने दरवाज़ा खोला। सामने नंदराम खड़ा था, सामने के फ्लैट में रहने वाला नंदराम। मुन्ना चौधरी, सब ठीक तो है नी? बहुत ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी नी। ओ नंदराम, माय डार्लिंग। मोना चौधरी के चेहरे में कमला रानी गहरी सांस लेकर कह उठी। माय डार्लिंग? नंदराम चौंका। बड़ी, सब ठीक तो है नी? हाँ मेरी जान, सब ठीक है। तेरे पास 2 बियर हैं फ्रिज में, एकदम चिल्ड। तेरे को कैसे पता नहीं? नंदराम सक पकाया। अभी मेरे को कहने वाला था कि मारते हैं बियर। तेरी बीवी घर पर नहीं है। तू तो सब जानती है बड़ी। ओ माय डार्लिंग नंदराम। नंदराम घबराकर 2 कदम पीछे हुआ। ये तेरे को आज किया हो गया नी? तू मेरे को डार्लिंग बोल रही है? यही तो तू चाहता है। कमला रानी ने गहरी सांस ली। आ भीतर आजा। क्यों नहीं? नंदराम हड़बड़ाया। मेरे पास 2 बियर हैं, एकदम ठंडी, पास पास बैठ के बियर मारेंगे। वो ठक ठक, वो भी करेंगे, ठक ठक भी होगी। तू आ तो भीतर। नंदराम ने दोनों हाथों से पेट पकड़ लिया। वो पलटकर अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नंदराम, पीछे से कमला रानी ने पुकारा। साईं, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है नी। तेरी बात सुनकर तबीयत बहुत ख़राब होगी। दरवाज़ा खोला। नंदराम घबराहट भरे स्वर में क्या उठा। मेरे को 2 दिन पूरा आराम करना पड़ेगा, कहकर नंदराम ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमला रानी ने भी दरवाज़ा बंद किया। तू तो बहुत रोमांटिक बातें करती है, मखानी मुस्कुराकर क्या उठा। अपनी जवानी में मैं कम रोमांटिक नहीं थी, बस बुढ़ापे ने सारा जोश ठंडा कर दिया था। कमला रानी ने गहरी सांस ली। अब तो तू फिर जवान हो गई है। कुछ देर बाद तेरे को जवानी का जलवा दिखाऊंगी, कमला रानी ने आग दबाकर कहा। मखानी ने ठंडी आह भरी। तभी कमरे में 2 काली काली परछाइयाँ नजर आने लगी। फिर वो परछाइयाँ बेहोश पड़ी मोना चौधरी पर छा गई। देखते ही देखते मोना चौधरी का शरीर सिकुड़ने लगा।
वो शरीर इस हद तक सिकुड़ गया कि बिंदु बनकर उन परछाइयों में गुम हो गया और वो परछाइयाँ लुप्त हो गई। अब वहाँ मोना चौधरी नहीं थी। मखानी और कमला रानी ने एक दूसरे को देखा। आ कमला रानी मेरी बाहों में। मखानी। उसी पल उसके कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। क्या है? मखानी ने उखड़े स्वर में कहा। अब जान ले कि तेरे को अगला काम क्या करना। मैं नहीं करूँगा। मखानी गुस्से से चीखा। क्या? तेरे को फिर बूढ़ा बना दूंगा। ऐसी जवानी का क्या फ़ायदा कि तू मज़े लेने नहीं देता। जवान बनकर तू अपने काम ही लिए जा रहा है। मुझे भी अपना काम करने दे। पेट भरा हो तो मैं शांति से काम करूँगा तेरे। बहुत बेसब्र है तू। बूढ़े से जवान हुआ हूँ, मैं चेक कर लूँ कि ये जवानी असली है कि नकली। बेचारी कमला रानी भी मेरे बिना तड़प तड़प के जी रही है। उसकी आग भी तो बुझानी है। तेरे को अपने कामों की पड़ी है। मेरे काम जब तक तू करेगा तब तक ही तेरी जवानी कायम रहेगी, ये बात समझ ले। जानता हूँ मैं। अब तू चुप हो जा, मुझे ये काम कर लेने दे। कर ले। तो क्या तू आंखें फाड़ कर देखता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं? तू जा यहाँ से। मखानी झल्लाया। मैं नहीं जा सकता। क्यों? जब तक तेरे भीतर हूँ तू जवान रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। बोल जाऊँ? नहीं। तू तू मेरे भीतर ही रह। मखानी घबरा कर बोला। शौहरी की आवाज़ नहीं आई। मखानी का चेहरा पसीने से भरने लगा। क्या हुआ? कमला रानी ने उसे देखा। शौहरी ने ऐसी बात कही कि मैं ठंडा हो गया हूँ। मखानी ने मुंह लटका कर कहा। फिक्र क्यों करता है? कमला रानी पास आ पहुंची, उसका हाथ थामा। तेरे को अभी गर्म कर देती हूँ। हो गया गर्म? मखानी ने कहा और कमला रानी पर झपट पड़ा। मिल गई शांति। शौरी की आवाज़ मखानी के कानों में पड़ी। मज़ा आ गया। जवानी के वो दिन फिर से याद आ गए। मखानी ने लंबी आह भरकर कहा। अभी भी तो तू जवान है, जग्गू के रूप में है तू। शौरी ने शरारत भरे स्वर में कहा। ये तो कमला रानी बताएगी। मखानी ने मोना चौधरी के बहरूप की तरफ देखा। क्यों, जवान हूँ मैं? बहुत। कमला रानी ने छाती पर हाथ रखकर कहा। तूने तो मेरी जान ही ले ली थी। तेरी जान लेकर मैं क्या करूँगा, पर अभी दिल नहीं भरा। मखानी। शौरी की आवाज़ पुनः सुनाई दी। होश में आ, काम की सोच। आराम का वक्त भी तो मिलना चाहिए। अभी आराम नहीं मिलेगा। कालचक्र गति में है, कोई भी आराम नहीं कर सकता। कब आराम करने को मिलेगा? जब कालचक्र थम जाएगा। कब थमेगा? जब सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगले काम के साथ तेरे को खुशी भी होगी। कोई लड़की मिलेगी क्या? मखानी के होंठों से निकला। अगला काम तू कमला रानी के साथ मिलकर करेगा। शौरी की आवाज़ सुनाई दी। सच? मखानी ने खुश होकर कमला रानी को देखा। कमला रानी मुस्कुराई। लेकिन तुम दोनों से मेरा कहा काम करोगे और कुछ नहीं करना, समझ गए? काम बता। मखानी बोला। जग्गू को देवा के पास से दूर करना है। कोई शक्ति उसे कालचक्र की हरकतों का भी पूर्वाभास करा रही है, जो कि ठीक नहीं है। देवा कभी भी कालचक्र के खिलाफ कोई चाल चल सकता है। देवा को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो दोनों तो मुंबई में हैं, कमला रानी ने कहा। मैं तुम दोनों को पलों में मुंबई पहुंचा दूंगा। ये सब करना कैसे, तुमने सोचा है कुछ? हाँ, जग्गू को भटकाकर देवा से दूर ले जाना है। मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। मेरी बात सुन लो। परंतु मौके पर तुम लोगों को जो ठीक लगे वही करना। काम को हर हाल में पूरा होना चाहिए। जब तक भौरी मुझे इजाज़त नहीं देगी मैं ये काम नहीं करूँगी। कमला रानी बोल पड़ी। भौरी की हाँ है। शौरी की आवाज़ आई। तभी भौरी की आवाज़ कमला रानी के कानों में पड़ी। शौरी की बात मान, मेरी सहमति है उसकी बातों में। ठीक है। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। जगमोहन नहा धोकर किचन में जा पहुंचा था कि नाश्ता तैयार करे। देवराज चौहान अभी नहाने धोने में व्यस्त था। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव रात यहीं पर सो गए थे। आधी रात तो उन्हें यहीं हो गई थी। वो दोनों अभी नींद में थे। जगमोहन ने उन्हें उठाने की चेष्टा भी नहीं की थी। किचन में काम में व्यस्त जगमोहन अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था। देवराज चौहान ठीक कह रहा था कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। उनके सामने ऐसा कोई दुश्मन नहीं कि जिसका वे मुकाबला कर सके। पूर्व जन्म की शक्तियों का मामला था। जथुरा का मामला था, जो कि अपनी विद्या में ताकत रखता था और भरसक इस प्रयत्न में था कि वे लोग पूर्व जन्म की यात्रा ना कर सके। मोना चौधरी और देवराज चौहान के ग्रहों के अनुसार अगर वो पूर्व जन्म की यात्रा करते हैं तो वो जथुरा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। परंतु जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति उसे जथुरा की हरकतों का पूर्वाभास करा रही थी कि वो पूर्व जन्म की यात्रा करे। वे सब इन्हीं बातों में बुरी तरह उलझ चुके थे। जथुरा ने कालचक्र उन पर छोड़ दिया था और कालचक्र उनके ही रूप ओढ़कर कुछ इस तरह काम कर रहा था कि उनकी समझ ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। अब इस बात की उलझन होने लगी थी कि कौन बहरूप है, कौन असली है। यह हालात खतरनाक थे। कभी भी किसी के भीतर का गुस्सा फूट सकता था और वह दूसरे पर जानलेवा वार कर सकता था। जथुरा उनमें और मोना चौधरी में झगड़ा करवा देना चाहता था, परंतु वे सतर्क थे कि झगड़ा ना हो। जथुरा की चालों को समझ चुके थे। लेकिन किसी के भी सब्र का बांध कभी भी टूट सकता था। साला जथुरा, जगमोहन बड़बड़ाया। नज़र भी तो नहीं आता। तूने मुझसे कुछ कहा जग्गू? पोते बाबा की आवाज़ जगमोहन ने सुनी। जगमोहन चौंक कर पलटा, नजरें घुमाई। किचन खाली था। तो तू आ गया पोते बाबा, जगमोहन ने कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके होंठ भिज गए थे।
मुझे तो तेरे भले के लिए बार बार तेरे पास आना पड़ता है। जथुरा से मिलवा दो एक बार। वो पूर्व जन्म में, अभी बाहर नहीं आ सकता। पोते बाबा की आवाज़ आई। हमसे डर कर वो सामने नहीं आ रहा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। ये सोचकर तू खुश होता है तो मैं तेरी खुशी में बांधा नहीं डालूंगा, पोते बाबा कहने के साथ हंसा। तू कमीना है। तू मुझे कुछ भी कह, बुरा नहीं मानूंगा। जथुरा का कालचक्र क्या कर रहा है हम सब समझ चुके हैं, हम आपस में झगड़ेंगे नहीं। ये तो अच्छी बात है। दुश्मन एक हो तो सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन कालचक्र को कोई भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि कालचक्र का रुख कभी भी मोड़ा नहीं जा सकता है। जथुरा स्वयं कालचक्र को संभाल रहा है। कालचक्र से ज़रूरत पड़ने पर एक नहीं ढेरों काम लिए जा सकते हैं। कालचक्र को कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता। तुम समझ सकते हो? नहीं। कालचक्र कब क्या करेगा ये बात वही जान सकता है जो कालचक्र को संभाल रहा हो। जथुरा कालचक्र को संभाल रहा है। वही कालचक्र को आदेश दे रहा है कि अब उसे क्या करना है। पोते बाबा को सुनाई देने वाला स्वर शांत था। वैसे अब जथुरा को खास चिंता नहीं रही इस बात की कि तुम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश कर पाते हो या नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? जथुरा ने देवा और मिन्नो के ग्रहों से बचने का रास्ता निकाल लिया है। फिर तो जथुरा को चाहिए कि कालचक्र का काम बंद कर दे। जथुरा इतना भी निश्चिंत नहीं हुआ कि ऐसा कर दे। उस शक्ति का पता लगा जो मुझे पूर्वाभास करा रही है? नहीं, वो चालाक शक्ति है। अपना एहसास नहीं होने दे रही। पकड़ में आने से पहले ही बच निकलती है। मेरे पास क्यों आया? यूं ही बातें करने, सोचा तेरे से बात करके मन को कुछ बहला लेता हूँ। तू कमीना है। पोते बाबा के हंसने की आवाज़ गूंजी। अपनी तारीफ सुनकर हंसता है? मुझे तेरी बातों पे गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तेरा अपना हूँ। तू क्या है मैं जानता हूँ, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हम क्या करते हैं जथुरा को खबर रहती है। पूरी तरह। कैसे? कालचक्र ने अपनी छाया तुम पर छोड़ रखी है। पल पल की खबर कालचक्र में तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड होकर जथुरा तक। क्या होकर? रिकॉर्ड होकर। पूर्व जन्म के कुछ हिस्से ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अब पहले वाली दुनिया नहीं रही। जथुरा के हिस्से वाली जगह पर मशीनों से काम होता है। सच में जथुरा महान है। मशीनों से काम होता है और साथ में कालचक्र जैसी शक्तियाँ भी काम करती हैं। जगमोहन ठिठक गया। हाँ, ये सब जथुरा की देन है। उसी ने ही मेहनत करके अपने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। वो बहुत प्यारा इंसान है। अपने लोगों की बहुत देखभाल करता है। तभी तो उसके लिए हर कोई जान देने को तैयार रहता है। मेरे सामने जथुरा की तारीफ मत कर। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उसके बारे में सही बातें भी मत कर। तेरे को नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि तुम लोगों ने पूर्व जन्म में प्रवेश किया तो मारे जाओगे। अब उस तरह की बातें ना करके इस तरह की बातें करके मुझे रोकना चाहते हो? जगमोहन ने व्यंग से कहा। तेरा दिमाग उल्टा है, सीधी बात को भी गलत तरीके से लेगा। पोते बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने सच कहा है। पूर्व जन्म में प्रवेश किया तो इस बात का एहसास हो जाएगा। पोते बाबा का स्वर गंभीर था। मैं तेरी बेकार की बातों का भरोसा नहीं करता। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूँ। तभी देवराज चौहान ने वहाँ प्रवेश किया। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी। सिगरेट के धुएं में पोते बाबा का दाढ़ी वाला चेहरा चमक उठा। देवराज चौहान की तीखी निगाह पोते बाबा के चेहरे के धुएं से भरी आकृति पर जा टिकी। अब क्या कह रहा है ये? देवराज चौहान ने जगमोहन से पूछा। ये इस बात की कोशिश में है कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश न करें, जगमोहन बोला। इस वक्त मैं जथुरा के हक में ये बात नहीं कर रहा, तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ। पोते बाबा के चेहरे के होंठ हिले। तुमने हमारा भला कब से सोचना शुरू कर दिया? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। नादान हो, नहीं समझोगे। इसके साथ ही पोते बाबा का चेहरा दरवाजे की तरफ जाते दिखा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। वो बाहर निकल गया। हम घिरे पड़े हैं जथुरा की चालों से, देवराज चौहान कह उठा। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव अभी तक नींद में थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने नाश्ता समाप्त किया और कॉफ़ी के प्याले अपनी तरफ सरका लिए। हमें सोहन लाल को संपर्क में रखना चाहिए। पूर्व जन्म का होने के नाते वो भी हर मामले से जुड़ा है। फ़ोन कर लो उसे। उसे ये भी बताना होगा कि रात मोना चौधरी यहाँ आई थी और दूसरी दिल्ली में थी, और महाजन को भी बेहोश करके नगीना भाभी के पास पहुँचा दिया गया। उठते हुए जगमोहन क्या उठा। पारसनाथ की तो बुरी हालत होगी। वो समझ नहीं पा रहा होगा कि किसे असली समझे और किसे नकली। पहले पारसनाथ को फ़ोन करता हूँ, शायद कोई नई बात पता चले। जगमोहन फ़ोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार नंबर मिलाने पर पारसनाथ से बात हो सकी। हेलो। उसका स्वर नींद से भरा था। नींद में हो? जगमोहन बोला। ओह तुम? पारसनाथ का संभला स्वर कानों में पड़ा। कोई नई बात? नहीं, यही पूछने के लिए तुम्हें फ़ोन किया। मैं परेशान हो चुका हूँ इस बात से कि असली मोना चौधरी कौन सी है। पूरी बात बताओ। पारसनाथ ने मोना चौधरी से वास्ता रखते अपने सारे हालात बता दिए। तुम तो सच में मुश्किल में हो। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पारसनाथ की गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। महाजन की कोई खबर? ज़रा भी नहीं। मेरा पूर्वाभास मुझे इस बात का एहसास करा चुका है कि महाजन नगीना भाभी के पास ही बेहोश पड़ा है। वो जगह कौन सी है? नहीं जानता। बंद करता हूँ, फिर बात करूँगा।
जगमोहन ने फ़ोन बंद करके सोहनलाल का नंबर मिलाया। कई बार बैल होने पर भी सोहनलाल ने उधर से बात नहीं की। सोहनलाल से बात नहीं हो पा रही, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। पारसनाथ ने क्या कहा? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने बताकर कहा, मैं सोहनलाल के पास जा रहा हूँ, पता नहीं वो अपने घर पर है भी या नहीं। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि जगमोहन के चेहरे के बदलते भाव देखकर ठिठक गया। जगमोहन के मस्तिष्क में बिजलियां सी कौंधी। दोनों हाथों से उसने सिर को थाम लिया, आंखें बंद होती चली गईं। मस्तिष्क में जैसे धमाके फूट रहे थे। फिर उसके मस्तिष्क ने वही समुद्र के किनारे वाली जगह देखी। लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज़ें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। हवा से पेड़ों के पत्ते और टहनियाँ हिल रही थीं। वही चट्टानें और हरी घास से भरी जगह। नगीना और महाजन उसी जगह बेहोश पड़े थे, जहाँ उन्हें वो पहले भी देख चुका था, परंतु अब वहाँ कोई तीसरा भी बेहोश पड़ा था। वो कुछ हटके था। जगमोहन का मस्तिष्क उसे स्पष्ट देख पा रहा था। वो कोई युवती थी। उलझन में घिरा वो आगे बढ़ा और पास जा पहुंचा। वो मोना चौधरी थी। उसने पहचान लिया वो। तभी उसके मस्तिष्क में उठी बिजलियां थमती चली गईं। सब कुछ शांत हो गया। जगमोहन ने लंबी गहरी सांस ली और सिर से हाथ हटाकर आंखें खोली। देवराज चौहान की एकटक निगाह उस पर ही थी। क्या हुआ अब? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने मोना चौधरी को वहाँ बेहोश देखा, नगीना भाभी और महाजन के पास। जगमोहन क्या उठा। ओह, तो मोना चौधरी भी कालचक्र के फंदे में जा फंसी? हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पूर्वाभास क्यों कराया जा रहा है कि कौन कौन कालचक्र में फंस चुका है? देवराज चौहान ने कहा। इसलिए कि इनमें से कोई हमारे सामने आए तो हम समझ जाएं कि वह कोई बहरूपिया है। शायद यही बात होगी। तुम्हें यह बात पारसनाथ को बता देनी चाहिए। ज़रूर। जगमोहन ने पारसनाथ को पुनः फ़ोन किया। बात हो गई। बुरी खबर है तुम्हारे लिए, जगमोहन बोला। मोना चौधरी भी कालचक्र में जा फंसी है। तुम्हें कैसे? मुझे अभी अभी पूर्वाभास हुआ है। मैंने मोना चौधरी को नगीना भाभी और महाजन के पास बेहोश देखा। ओह, अब तुम्हें कोई मोना चौधरी दिखे तो उसे बहरू समझना। उसका मैं समझ गया। पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। जगमोहन रिसीवर रखकर देवराज चौहान से बोला, मैं सोहनलाल के पास जा रहा हूँ, उसे यहीं ले आना, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने सिर हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान के बंगले के बाहर एक कार में मखानी और कमला रानी बैठे थे। उनकी नज़रें बंगले के गेट की तरफ थी। कमला रानी कह उठी, जगमोहन कभी भी बाहर आ सकता है। तुझे कैसे पता? भौरी ने बताया। उसे कैसे पता चला कि जगमोहन? भौरी कह रही थी कि कुछ देर पहले जगमोहन ने सोहनलाल को फ़ोन किया, परंतु सोहनलाल से बात नहीं हो सकी। जानता है मखानी क्यों? कमला रानी मुस्करा पड़ी। क्यों? भौरी ने कालचक्र का पिशाच पहले ही सोहनलाल के पास भेज दिया था। जब जगमोहन ने फ़ोन किया तो पिशाच ने अपनी ताकतों के दम पर सोहनलाल के फ़ोन की आवाज़ बंद कर दी। सोहनलाल को फ़ोन आने का पता ही नहीं लगा। तो भौरी इस तरह जगमोहन को बाहर निकालना चाहती है कि वो सोहनलाल के पास जाए। हाँ, भौरी कहती है कि जगमोहन सोहनलाल के पास जाने के लिए बाहर आने ही वाला है। कमला रानी, मखानी ने प्यार से कहा। हाँ, हम कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। हम इन इंसानों से बढ़कर हो गए। हमारे साथ जथुरा की ताकतें। ठीक कहा तुमने। कमला रानी हंसी। मैं तो लाठी लेकर चला करती थी और सोचती थी कि जल्दी ही मर जाऊंगी, लेकिन हम फिर जवान हो गए। अब दोबारा ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। मखानी ने उसका हाथ थाम लिया। हाथ छोड़। क्यों? मैं तो तू जल्दी गर्म हो जाता है इस वक्त इस काम पर। वो देख, बंगले से एक कार। उसे जगमोहन ही चला रहा है। मखानी कार स्टार्ट करता कह उठा। पहचान लिया? तेरी नज़रें बहुत तेज हैं, कमला रानी बोली। लेकिन किसी के कपड़ों के भीतर नहीं देख सकती। मखानी ने कार आगे बढ़ाई और वे जगमोहन के पीछे चल दिए। जथुरा की मेहरबानी रही तो ये भी हो जाएगा, कमला रानी ने शरारती स्वर में कहा। तू बड़ी हरामी है सच में। जगमोहन ने 2-3 बार कॉल बजाई तो सोहनलाल ने दरवाज़ा खोला। अभी तक सो रहा है? जगमोहन कह उठा। सब ठीक है? सोहनलाल शंका भरे स्वर में कह उठा। ठीक ही है। जगमोहन भीतर प्रवेश कर कह उठा। मोना चौधरी भी कालचक्री की कैद में पहुंच गई है, रात महाजन भी। ओह, ये तो बुरी खबर है, सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। हम कुछ नहीं कर सकते। रात मोना चौधरी लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के साथ हमारे पास बंगले पर आई, परंतु एक मोना चौधरी और मैं दिल्ली में थे। क्या? मेरे बहरूप वाले व्यक्ति ने ही महाजन को उठाया। ये सब बातें हमें पागल कर देंगी, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा और बैठ गया। मैंने तेरे को फ़ोन किया परंतु तूने। मेरा फ़ोन नहीं बजा। बजा होता तो मेरी आँख खुल जाती, कहकर सोहनलाल ने अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल आया देखा। बजा होगा परंतु मैंने नहीं सुना शायद, सोहनलाल के होंठों से निकला। चल मेरे साथ। हालात ऐसे हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। बाकी और रुस्तम भी वहीं हैं। हाँ, इन सब बातों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों का अंत कहाँ और कब होगा। जगमोहन के होठ बिछ गए। पूर्व जन्म की यात्रा तो नहीं करनी? जथुरा हमें रोक रहा है कि हम पूर्व जन्म की यात्रा ना करें। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। हमारे पूर्व जन्म में जाने में जथुरा को भारी नुकसान है, तभी तो वो ऐसी कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें पूर्व जन्म में जाने पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ खतरे हैं। अवश्य, वो तो हर बार होते हैं।
लेकिन तुम्हारा पूर्वाभास तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहा है कि कालचक्र सबको एक ही जगह पर इकट्ठे कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी मंशा क्या है? हम में झगड़ा करवाने की, ताकि जब वहाँ सब होश में आए तो एक दूसरे पर टूट पड़ें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम सब हालातों से वाकिफ़ हो चुके हैं। हम झगड़ेंगे नहीं। तुम तैयार हो जाओ बंगले पर चलने को। आधे घंटे में चलते हैं, कहने के साथ ही सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। 1 घंटे बाद जगमोहन और सोहनलाल बाहर निकले। सोहनलाल ने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया। दोनों सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। वे कार में बैठे कि जगमोहन का फ़ोन बजा। बात हुई। हेलो। देवराज चौहान था दूसरी तरफ। सोहनलाल मिला? हाँ, हम आ रहे हैं। ठीक है। उधर से देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। जगमोहन ने फ़ोन रखा और कार स्टार्ट की। तभी वो बुरी तरह चौंका। सामने से मोना चौधरी जा रही थी। जगमोहन हैरानी से उसे देखने लगा। जगमोहन, मोना चौधरी? सोहनलाल के होंठों से निकला। ये मोना चौधरी नहीं है। जगमोहन ने भिचे स्वर में कहा। क्या कह रहा है? ये उसकी बहरूप है। असली मोना चौधरी को कालचक्र ने कहीं पर बेहोश कर रखा है। ओह। तभी दोनों ने मोना चौधरी को एक कार में बैठते देखा। ये यहाँ क्या कर रही है? सोहनलाल बोला। इसने हमें नहीं देखा। नहीं देखा? मैं इस बात को नोट कर रहा था। हम इसके पीछे चलेंगे, देखते हैं कि ये क्या करती है। जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। मोना चौधरी की कार आगे बढ़ती देखी तो जगमोहन ने अपनी कार पीछे लगा दी। वो मोना चौधरी नहीं, कमला रानी थी। कालचक्र अपना खेल खेल रहा था। जगमोहन और सोहनलाल नहीं जान सके कि कालचक्र का जाल उन पर पड़ चुका है। कमला रानी? भौरी का स्वर उसके कानों में पड़ो। जग्गू और गुलचंद तेरे पीछे आ रहे हैं। यही तो हम चाहते थे। मोना चौधरी के बहरूप में कमला रानी मुस्कुरा पड़ी। आगे तेरे को क्या करना है तुझे सब याद है? हाँ, मैं भूलती नहीं। जहाँ ज़रूरत पड़े मेरे से बात कर लेना, मैं तेरे पास ही हूँ। भौरी की आवाज़ उसे सुनाई दी। ठीक है भौरी, लेकिन मखानी कहाँ है? वो अपना काम करेगा। मेरे को मखानी पसंद आया। उसे मुझे दे दे भौरी। ठीक है, तू ले लेना। शौरी से बात करूँगी। लेकिन जब तक काम पड़े हैं तब तक मखानी को सोच भी नहीं। काम के बाद शौरी से बात करके बताऊँगी। कमला रानी ने बैक मिरर में पीछे आती कार को देखा, फिर बोली। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कार नहीं चलाई थी। कमला रानी बोली। हमने तेरे में ताकतें डाली हैं। ज़रूरत के हिसाब से ही हम सामने वाले में ताकतें डालते हैं। जब तक तू हमारे साथ है तू खुश रहेगी। तू बहुत अच्छी है भौरी। तू चाहे तो तेरे को पूर्व जन्म की उस दुनिया में ले जाऊंगी। मखानी मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। तो बात कर लेना मखानी से। वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगा। पूर्व जन्म की दुनिया में क्या होता है? वो अपने तरह की दुनिया है, ये अपनी तरह की। वहाँ तेरे को मेरी सेविका बनकर रहना होगा। और मखानी? वो शौहरी के काम करेगा। फिर मैं और मखानी मिलेंगे कब? मिलते रहोगे, सप्ताह में एक बार तो मिल ही लिया करोगे। ओ भारी, तू सच में अच्छी है। मैं तेरे को देखना चाहती हूँ, कमला रानी ने कहा। अभी तो मैं कालचक्र के काम कर रही हूँ। मेरा शरीर उस दुनिया में पड़ा है। जब तू मेरे साथ वहाँ चलेगी तभी देख पाएगी मुझे। अब बातें ना बना, काम की तरफ ध्यान दे। जग्गू और गुलचंद तेरे पीछे हैं। मखानी जगमोहन के बहरूप में दूर खड़ा था। जब उसने कमला रानी को कार पर जाते देखा तो उदास हो गया। तेरा चेहरा क्यों लटक गया? कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। कमला रानी चली गई, मखानी ने बिगड़ कर कहा। हमेशा के लिए थोड़े ना गई है, आ जाएगी। कब? जग्गू और गुलचंद को भटका कर। तब तक तू भी अपने काम पूरे कर। मखानी का चेहरा लटका ही रहा। नखरे मत दिखा, काम कर, नहीं तो मैं तेरे को छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मखानी जल्दी से बोला। तो काम के लिए तैयार हो ना? मैंने कब मना किया है? अब मैं जगमोहन बनकर देवा के पास जाऊं? हाँ, सब बताया तेरे को। अब तेरे लिए वो देवा नहीं, देवराज चौहान होगा। पूर्व जन्म का कोई नाम उसके सामने मत लेना। समझ गया। अब उधर जा, दीवार की ओट में। शौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। वहाँ क्या करूँगा? तेरे को दूसरे कपड़े पहनाने जो जग्गू ने पहने थे। मखानी सिर हिलाता दीवार की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट में ही वापस आ गया। अब उसके शरीर पर वैसे ही कपड़े थे जैसे जगमोहन पहनकर बंगले से आया था। जगमोहन के पास मोबाइल भी होगा। तेरे पास भी है, जेब देख। वही फ़ोन, वही नंबर। जग्गू का फ़ोन हमने ख़राब कर दिया। देवा तुझे फ़ोन करेगा या कोई भी करेगा तो तेरे ही फ़ोन बजेगा। तब तूने जगमोहन बनकर बात करनी है। समझ गया। जग्गू के सारे हालात मैंने तेरे दिमाग में डाल दिए। तेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी। जगमोहन कार पर बंगले से बाहर निकला था। मखानी बोला। देवा जानता है कि जग्गू गुलचंद के साथ बंगले पर आ रहा है। तू वहाँ जाकर देवा से कहना कि गुलचंद कार ले गया है, कुछ देर में आ जाएगा। ये सुनकर देवराज चौहान फिर कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन सोहनलाल तो आएगा नहीं। वो ना आए, तू क्यों चिंता करता है? देवराज चौहान पूछे ये बात तो तू भी उसे थोड़ा परेशान होकर दिखा देना। समझ गया। तू बहुत समझदार है, सब काम तू बढ़िया ढंग से करेगा। शौहरी की आवाज़ कानों में पड़ी। भंवर सिंह और त्रिवेणी देवा के ही पास हैं। तूने बढ़िया मौका देकर उन्हें बेहोश करना है कि पिशाच उन्हें ले जा सकें। वो मैं कर दूंगा। मखानी ने सिर हिलाया, परंतु देवराज चौहान भी तो है वहाँ। उसको बाद में देखेंगे, पहले वही काम कर जो तेरे को कहा है। चल टैक्सी पकड़। कमला रानी? चुप। शौहरी गुस्से से बोला। तू बार बार मुझसे कमला रानी की बात क्यों करता है? तू नाराज़ क्यों होता है शौहरी? बात ही तो कर रहा हूँ, इससे मेरा दिल बहल जाता है।
इस वक्त सिर्फ काम की तरफ ध्यान दे। ये जथुरा का फेंका काल चक्र है, मौत का खेल है ये। होशियार रह हर वक्त। तेरी एक भूल तेरे साथ साथ मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए नरक में ढकेल देगी। तूने नरक देखा है? नहीं। बहुत तड़पन होती है वहाँ, घोर यातना मिलती है। हर तरफ गहरा होता है, कोई बात नहीं करता। हर वक्त वो भयानक पिशाच गला घोंटते रहते हैं। वहाँ सब कुछ बहुत भयानक है। तू अनजाने में जथुरा के कालचक्र का हिस्सा बन चुका है। अगर तूने कोई गलती की तो तेरे को वही नर्क मिलेगा जो हमें मिलता है। हम दोनों का भाग्य जुड़ चुका है। जगमोहन यानी कि मखानी बंगले पर पहुंचा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कालचक्र की छाया उनके बंगले में प्रवेश कर आई है। देवराज चौहान ड्राइंग रूम में बैठा मिला। बाकेलाल राठौर नहाया धोया वहीं था। रुस्तम राव नहाने गया था। जगमोहनो, बाकेलाल राठौर उसे देखते ही मूंछों पर उंगली फेरता क्या उठा। तम मारे सातों सौतेलो व्यवहार करो हो। क्यों? जगमोहन मुस्कुराकर पास ही आ बैठा। तम देवराज चौहानों वास्ते नाश्ता बनायो, अपने वास्ते बनायो, पर मारे वास्ते ना बनायो। तुम और रुस्तम नींद में थे तो का हो गयो, उठनो तो था। अब बना दूँ? एब का बनायो? हम खुद ही नाश्तो बना लायो, खा पी के हजम भी कर लियो इब तको। बाकेलाल राठौर बोला। छोरो तो नाश्तों के बाद ही नहाने गयो है। सोहनलाल कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। कह रहा तो कोई काम है, मेरे को बाहर उतार कर कार ले गया, कुछ देर में आ जाएगा, जगमोहन ने कहा। उसने फ़ोन पर क्यों नहीं बात की जब तुमने फ़ोन किया था? देवराज चौहान क्या उठा। उसे फ़ोन बजना सुनाई नहीं दिया। मारे को यूँ ना समझ आयो कि हम सब वो यहाँ पे बैठे का करत हो। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है बाकी। क्यों? क्या करें, तुम ही कहो। जथुरों को वर्दी तो है। बाकेलाल राठौर का हाथ मूँछों पर पहुंच गया। ठीक है चलो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। किधरो? जथुरा के पास। वो किधर हो वे? यही तो समस्या है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। वो पूर्व जन्म की दुनिया में बैठा यहाँ पर अपनी शक्तियों के सहारे हमारे साथ खेल खेल रहा है और हम कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है। उसकी ताकतें हमें नज़र नहीं आती। वो जो कर रहा है उसका मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान गंभीर हो उठा। उसो को कोई ठिकाना भी ना होवे। एक तरह से हम हवा में सिर मार रहे हैं। जगमोहन क्या उठा। हाँ, देवराज चौहान ने गर्दन हिलाई। जथुरा हम सब लोगों के बहरूप से हमें गुस्सा दिलाने की चेष्टा कर रहा है, परंतु हम उसका खेल समझ चुके हैं, इसलिए वो अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो सकता। क्या पता उसका असली मकसद क्या है? जगमोहन बोला। हो सकता है हम उसकी चालों को अभी तक समझे ही ना हो। देवराज चौहान गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। हम जो भी जानते हैं वो सब कुछ पोते बाबा की कही उन बातों के आधार पर है जो उसने मुझसे कही, परंतु ये कौन जानता है कि पोते बाबा ने मुझे सच कहा। वो जथुरा का सेवक है। जो कहेगा जो करेगा जथुरा के भले के लिए ही होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जगमोनो, इभी तको कोड़ो कोड़ो बेहोश पड़ो हो। नगीना भाभी, मोनो चौधरी और महाजन, वो काल चक्रो मारे को भी वहाँ ले जाने की ट्राई करो हो। पक्का, देवराज चौहान ने कहा। तभी तो हम एक साथ मौजूद हैं कि जथुरा ऐसी किसी कोशिश में सफल ना हो सके। बाप, रुस्तम राव पास आता क्या उठा। काल चक्र बहुत फंदेबाज है, चांस नहीं उससे बचने का। छोरे, हम काल चक्र को वट दो। नहीं बाप, फालतू बात नहीं बोलने का। हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकेला। बाकेलाल राठौर ने पहलू बदला। गलत बोला बाप, तू ठीक हो कहो। जथुरा के पास तो शक्तियाँ हो। वो अपन लोगों के साथ कोई चाल खेले। बहुत खतरनाक होएला वो। हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा, देवराज चौहान ने कहा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जगमोहन ने आंखें बंद कर रखी थी। बाकी उससे क्या उठा। जगमोहनो, तुम पारसनाथों को फ़ोनो करो, पूछो कोई नई बात हो वो होगा। जगमोहन ने आंखें खोलकर उसे देखा। क्या फ़ायदा फ़ोन करने का, वो भी खतरे में है। देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी और महाजन के बाद वो भी गायब हो सकता है। बात करता हूँ उससे। जगमोहन ने फ़ोन निकाला और पारसनाथ का नंबर मिलाने लगा। उसे कहना कि अकेले रहना ठीक नहीं, बेहतर होगा कि इन हालातों में वो हमारे पास आ जाए। नंबर लग गया, बात भी हो गई। कुछ नया हुआ पारसनाथ? पूछा जगमोहन ने। मैं मोना चौधरी के फ्लैट पर गया था, फ्लैट खुला पड़ा था, वो वहाँ नहीं थी। पारसनाथ की आवाज़ आई। मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे पूर्वाभास हुआ है कि मोना चौधरी महाजन भी नगीना भाभी के पास ही बेहोश पड़े हैं। मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, पता होता तो कब का उन्हें ले आता। ये सब कुछ कहाँ पहुँच कर रुकेगा कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खतरा है क्योंकि तुम अकेले रह गए हो। जानता हूँ। तुम हमारे पास आ जाओ, इधर हम सब एक साथ हैं। इधर सितारा और राधा हैं, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मैं दिल्ली में ही रहूँगा। ठीक है, इतना याद रखना कि हमें आपस में झगड़ना नहीं है। जतूरा यही तो चाहता है कि हम झगड़ें और समझता हूँ सब। जगमोहन ने फ़ोन बंद करके देवराज चौहान से कहा। पारसनाथ वही रहना चाहता है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इन हालातों में हमें इन हालातों ने हमें कितना बेबस कर दिया है। जगमोहन क्या उठा। मारो तो खून खोलो हो। जगमोहन उठता हुआ बोला। मैं भीतर कमरे में जा रहा हूँ, सोहनलाल आए तो बता देना।
कहकर वो भीतर की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर बेड पर जा लेटा। मखानी, कानों में शौरी की फुसफुसाहट पड़ी। हाँ, मौका देख और त्रिवेणी भंवर सिंह को बेहोश कर। मौका तो मिलने दे। मौका तुमने तलाशना है। इन लोगों के साथ बैठने में तेरे को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, मैंने नहीं होने दी। जगमोहन के दिमाग के सारे हालात तेरे भीतर मैंने पहले ही डाल दिए थे। मखानी ने कुछ नहीं कहा। एक बात और, तेरे को पूर्वाभास का दिखावा करना है। वो क्यों? कमला रानी तेरे पास आएगी अपना काम निपटा कर। वो देवराज चौहान की पत्नी नगीना के रूप में होगी। ओह, मखानी खुश हो उठा। कमला रानी यहाँ आ रही है? अभी नहीं, वो उधर का काम निपटाने के बाद आएगी, जब तू त्रिवेणी भंवर सिंह को बेहोश करके पिशाचों के हवाले कर देगा। तूने पूर्वाभास का ये दिखावा करना है कि तूने नगीना को इस बंगले में देखा है। समझ गया, ताकि नगीना के आने पर देवराज चौहान शक ना करे कि वो बहरूप हो सकती है। मखानी बोला। अब तू बहुत समझदार हो गया मखानी। मैं अभी करता हूँ ये दिखावा। जल्दी जल्दी काम पूरे कर। कमला रानी भी तो तेरे से मिलने को बहुत बेचैन है। शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। सच में? हाँ, भौरी ने मुझे बताया कि कमला रानी तेरे को पसंद करने लगी है। तू भौरी से कब मिला? मेरी और भारी की तारें मिली हुई हैं, हम में सीधी बात हो जाती है। एक बात तो बता, पूछ। क्या मेरी किस्मत में कमला रानी है? स्वाद बदलने के लिए कभी कभी दूसरी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? तू किसी को भी प्यार कर सकता है। ये बात कमला रानी को मत बताना। तू बहुत चालाक है मगानी। कानों में शौरी की हंसी पड़ी। आखिर है तो मर्दी। मैंने तो यूं ही पूछा था कि कहीं मैं कमला रानी के साथ बन तो नहीं गया। प्यार करने के मामले में तू आज़ाद है, कमला रानी भी आज़ाद। जहाँ चाहो वहीं दिल लगाओ। कमला रानी भी आज़ाद है? मखानी ने मुंह बनाया। हाँ, हमारी दुनिया में औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा हासिल है। तुम्हारी दुनिया की तरह नहीं कि औरत को 2 कदम नीचे दबा के रखो। हमारी दुनिया में जो हक मर्दों का है वही औरतों का। अब तू वो काम कर जो कहा है। जगमोहन ने तेजी से ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। देवराज चौहान, बांके और रुस्तम राव ने उसे देखा। मुझे अभी अभी पूर्वाभास हुआ है, जगमोहन तेज स्वर में बोला। मैंने नगीना भाभी को इस बंगले में आते देखा। क्या? एकाएक देवराज चौहान ने चौंक कर जगमोहन की तरफ देखा। शायद भाभी को होश आ गया होगा, वो वहाँ से कैसे निकल आई होंगी। फिर तो बाप मोना चौधरी और महाजन का पता चलेगा। कब आएगी नगीना यहाँ? ये तो पता नहीं, परंतु पूर्वाभास में मैंने नगीना बाबू को उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करते देखा। देवराज चौहान, थारी तो लॉटरी लगो हो। भाभी जल्दी वापस आयो हो। यह अच्छा संकेत मिला है मैं, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। इस तरह नगीना का वापिस आना हैरान करने वाली बात है, देवराज चौहान बोला। क्यों? जथुरा उसे इस तरह नहीं आने दे सकता। उसकी जादुई कैसे निकल पाना आसान नहीं। परंतु मैंने भाभी को पूर्वाभास में यहाँ इस बंगले में आते देखा है। यह जथुरा की कोई चाल हो सकती है, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। चाल? अपन को भी बहना का वापस लौटना हजम नहीं होला बाप, रुस्तम राव गंभीर स्वर में बोला। जगमोहन सब पर नज़र मारता बोला। नगीना भाभी जब आएगी तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है ये सब। ठीक कहते हो, देवराज चौहान बोला। नगीना के आने पर ही सोच सकेंगे हम कि वो असली है या नकली। पूर्वाभास मुझे असली लोगों को लेकर ही होता है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। जगमोहन वापस कमरे में आ गया और धीमे स्वर में बोला। देवराज चौहान नगीना के वापस आने पर शक कर रहा है शौरी। तू क्यों फिक्र करता है? शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। वो काल चक्र के खेल से बच नहीं सकता। रुस्तम और बाके भी कुछ शक में हैं। काल चक्र के सामने उसकी हस्ती मिट्टी है। तू अपने काम किए जा। रुस्तम और बाकी को बेहोश करूं? कर, लेकिन सावधान, देवा को शक ना हो तुझ पर। काल चक्र को अड़चन पसंद नहीं। काल चक्र है कौन? यह जथुरा के भाई सोबरा की शक्तियों का समुद्र है, जो कभी सोबरा ने जथुरा को खत्म करने के लिए जथुरा पर छोड़ा था। परंतु तब जथुरा को पहले ही खबर मिल गई कि सोबरा ने काल चक्र छोड़ दिया है, तो जथुरा ने काल चक्र पर अपना माया जाल फैला दिया। माया जाल ने काल चक्र को धोखे से अपने आगोश में कैद कर लिया और फिर जथुरा काल चक्र का मालिक बन बैठा। काल चक्र को अपने काबू में कर लिया और सोबरा को बुरी मात मिली। काल चक्र हाथ से निकल जाने से अब वक्त आने पर जथुरा ने इन सब पर उसी काल चक्र का इस्तेमाल किया है। काल चक्र के भीतर मौजूद हम सब पहले सोबरा के सेवक थे, अब जथुरा का हुक्म मानते हैं। लेकिन काम काल चक्र के ही कर सकते हैं, क्योंकि हम काल चक्र से बंधे पड़े हैं। तुम्हारी बातें उलझन से भरी पड़ी हैं शौरी। तू फालतू बातें पूछता ही क्यों है? अपने काम से मतलब रख। तभी रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया और जगमोहन के पास ही बेड पर बैठता क्या उठा। बाप, यह पूर्वाभास तेरे को कौन कराएला है? मुझे क्या पता, जगमोहन मुस्करा पड़ा। वो तेरे से बात नहीं करेला? मुझे सिर्फ पूर्वाभास ही होता है, जगमोहन बोला। पोते बाबा ने कहा था कि जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति पूर्वाभास कराकर मुझे खबरें दे रही है, परंतु वो मेरे से बात नहीं कर रही। वो तेरे को पूर्वाभास काय को कराएला? वो जो भी है, ये चाहती है कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाए, वहाँ का सफ़र करें, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों बाप? अभी तक जो बातें सामने आई हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि अगर हम पूर्व जन्म में प्रवेश कर गए तो हमारा टकराव जथुरा से होगा
और वो टकराव जथुरा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए जथुरा में रोकने की चेष्टा कर रहा है। देवराज चौहान और मोना चौधरी के पूर्व जन्म में प्रवेश करने पर दोनों के ग्रह मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं, जो कि जथुरा पर भारी पड़ेंगे। इसलिए जथुरा देवराज चौहान और मोना चौधरी में झगड़ा कराकर जड़ को खत्म कर देना चाहता है, ताकि जथुरा के लिए हमेशा के लिए खतरा टल जाए। अपन लोग जथुरा की चाल में नहीं फंसेला बाप, कोशिश तो यही है। जगमोहन मुस्कुराकर बेड से उतरा और दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर झाँका, लेकिन जथुरा भी कम नहीं है। जगमोहन पलटा, खास तौर से उसका कालचक्र। जथुरा अपनी चालें चल रहा है, कहते हुए जगमोहन आगे बढ़ा और बेड के पास छोड़ा साइड टेबल उठा लिया। और हम है कि जथुरा को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी तो जथुरा फंसेला बाप। जगमोहन साइड टेबल थामे बेड पर बैठे रुस्तम राव की तरफ बढ़ता बोला, ये टेबल देखो, इसके नीचे क्या है। कहकर जगमोहन ने टेबल आगे किया। रुस्तम राव ने टेबल थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी पल फुर्ती से जगमोहन ने वो छोटा टेबल ऊंचा किया और रुस्तम राव के सिर पर दे मारा। रुस्तम के होठों से तीव्र करार निकली और वो बेहोश होकर बेड पर ही लुढ़क गया। तूने तो कमाल कर दिया मखानी, शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। जल्दी से पिशाचों को बुला कि इसे ले जाएं। जगमोहन ने कहा, कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बुलावा भेज दिया पिशाचों को, वो आते ही होंगे। तू पहले क्यों नहीं बुला के रखता? पिशाचों को बहुत काम होते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते, उन्हें जल्दी जाना होता है। तुम तो, जगमोहन के शब्द मुंह में रह गए। किसी के कदमों की आहट सुनी जो इस तरफ आ रही थी। कोई आ रहा है मखानी, शौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मखानी ने फुर्ती से बेड पर उकड़ू पड़े रुस्तम राव को सीधा किया कि देखने में लगे कि वो नींद में है। फिर वो साइड टेबल उठाकर बेड के पास वापस रखा जैसा पहले पड़ा था। उसी पल बाकेलाल राठौर ने भीतर प्रवेश किया। मैं हॉल में ही आ रहा था, जगमोहन बोला। यो मारो छोकरो लौटन लागो हो, कह रहा था घंटा भर नींद लूँगा। जगमोहन ने बाकेलाल को देखा, 1 घंटे बाद उठा देना। ये भी तो घनी नींद मार के उठो, ये भी फिर नींद मारो हो, लागो मारो छोकरो जवान हो गयो। जगमोहन कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाकेलाल राठौर भी उसके साथ ही बाहर आता क्या उठा। लंच का प्रोग्राम हो वो, नाश्ते से तो मारी भूखो ही मिटो ना मिटो हो। बढ़िया रेस्टोरेंट से मुर्गो मंगायो मारे वास्ते तो। मोमो जिन्नी की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही थीं। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा उसकी मांगों से परेशान होने लगे थे। इस वक्त मोमो जिनके शरीर पर सपन चड्डा का कीमती सूट था, टाई लगा रखी थी। चूंकि जूते सपन चड्डा के पूरे नहीं आए थे, इसलिए पाँव में स्लीपर पहन रखे थे। यूं उसे समझाने के को दोनों ने बहुत चेष्टा की कि यह गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में सूट नहीं पहना जाता, परंतु मोमो जिन सूट पहनकर ही रहा। सुबह उसने जलेबी रबड़ी खाई। सुबह सुबह नौकर कार पर गया और जाने कहाँ से ढूंढ कर लाया। उसके बाद मोमो जिनके मन में सूट पहनने की इच्छा जागी तो वो भी पहन लिया। सूट पहनकर वो अजीब सा लगने लगा था। कानों में कुंडल, चोंचदार नाक, बड़े बड़े कान और कद 4 फीट और ढीला सूट। एक बारगी तो ऐसा लगता था कि जैसे उसने कोई मोटा कंबल लपेट रखा हो। फिर उसने तेज मसालेदार चिकन और कबाब खाने को कहा। नौकर भेजकर वो भी मंगवाया। सारा का सारा वो खा गया, जबकि वो 4 लोगों के लिए खाने का सामान था। उसके बाद उसने सूट उतारना शुरू कर दिया। अंत में वो सपन चड्डा के वीआईपी के अंडरवियर में दिखने लगा। उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव आ गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जथुरा के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।